हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है कन्या भ्रूण हत्या। ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा हर एक बच्चों के लिए जिनके सिलेबस हो या प्रोजेक्ट हो या कहते हैं कुछ अन्य भी कार्य हों जिसमें कन्या भ्रूण हत्या उनका टॉपिक रहेगा। उन सभी बच्चों के लिए ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें हम कन्या भ्रूण हत्या के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, हर एक पहलू को एनालाइज करेंगे जो कि एग्ज़ाम व्यू से महत्वपूर्ण रहेगा। और यहाँ पर जो हम टॉपिक कर रहे हैं कन्या भ्रूण हत्या, कहते हैं कन्या एक ऐसा शब्द है जो पुरातन समय से और आने वाला समय तक महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि कन्या नहीं तो संसार नहीं और संसार नहीं तो मनुष्य नहीं। कहते हैं आज कन्या जो है इंसानों को जन्म देता है, वो लड़का हो सकता है लड़की हो सकता है, लेकिन जैसे इस दुनिया में आता है तो लोग उसके साथ भेदभाव करना शुरू कर देते हैं कि तुम लड़की हो, ये लड़का है, इसको ऐसा जीना चाहिए, उसको ऐसा वैसा जीना चाहिए। और ये कहते हैं, ये नहीं समझते हैं कि वो माता पिता का ही एक अंश होते हैं। कहते हैं आज लड़की किसी से कम नहीं है और ना किसी से पीछे है, सिर्फ उनको मौका देने की आवश्यकता है। हमारा देश समाज पुरुष प्रधान समाज है। कहते हैं आज पुरुष प्रधान समाज न होके आज माता पिता समाज होना चाहिए, जिसमें उसके लिए हर एक बच्चा अपने लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता हो। कन्या भ्रूण हत्या देखा जाए तो कन्या भ्रूण हत्या को उसके पूर्ण विकास से पहले ही समाप्त कर देना कन्या भ्रूण हत्या कहलाता है। यानी किसी को जन्म से पहले ही गर्भ में अगर हम समाप्त कर देते हैं, गर्भ में हम हत्या कर देते हैं तो इसे कन्या भ्रूण हत्या होती है। तो ये काफ़ी महत्व रखता है। आखिर ऐसा क्यों करती हैं? इसका कारण यह है कि यह मादा है। कन्या भ्रूण हत्या हमारे देश का एक शर्मनाक और चौंकाने वाला सच बन गया है। भारत में बेटियों की अपेक्षा बेटे के प्रति गहरा लगाव होता है। और मैं आपको बता दूं, एक औरत ही एक औरत का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, क्योंकि आप इस बात से समझ सकते हो कि बेटी का जन्म भी एक बेटी ही दे रही होती है और बेटी के प्रति बेटी का ही दुर्व्यवहार होता है। चिकित्सा प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग के कारण लोग तुलनात्मक रूप से बड़े और बेटे वाले छोटे परिवार की इच्छा रखते हैं। कहते हैं कोई भी परिवार हो, उनकी सबसे बड़ी इच्छा यही होता है कि उनको एक वंश चलाने वाला जो है बेटा आए। लेकिन क्या इंसान ये नहीं सोच सकता कि बेटी को भी उसी का ही अंग है और बेटी का बच्चा भी उसके वंश को आगे बढ़ा सकता है? क्योंकि देखा जाए, आप भी थोड़ा दिमाग में सोचिए कि हम तो लड़कों की चाह रखते हैं, तो ये कितना तक हमारे नाम को आगे बढ़ा सकते हैं, एक जनरेशन से दो जनरेशन। और क्या दूसरा जनरेशन नाना नानी को नहीं ढूंढते होंगे? वो भी ढूंढा जाता है, लेकिन लोगों की सोच नहीं बदलती है। कहते हैं ये सबसे अधिक जो ये कन्या भ्रूण हत्या प्रावधान की गई है सबसे छोटे परिवारों में होती है। और देखा जाए तो यहाँ पर लिंग अनुपात में गिरावट का मुख्य कारण में से भी एक है। कहते हैं भारत में लिंग अनुपात अगर कम है तो इसका कहीं ना कहीं कारण जो है इस तरह का प्रावधान है। हमारे देश में जितना टेक्नोलॉजी आगे बढ़ा है उतना ही जो है बच्चों के लिए एक सबसे बड़ी समस्या पैदा कर दिया है। यानी कन्या भ्रूण हत्या में कहीं ना कहीं है जो है हम लोगों का आधुनिक होना भी है, क्योंकि कहते हैं आज के समय इन सब कारणों से भारत में देखा जाए तो दिन प्रतिदिन जो है लिंग अनुपात में गिरावट होने का मुख्य कारण बना है। आज देखते हैं कि लिंग अनुपात में इतनी गिरावट आई है कि कहते हैं 1000 लड़कों के पीछे सिर्फ 800 या 900 के आसपास लड़कियों को ही देखा गया है। तो ये आप देख सकते हो कि आने वाला समय में कहते हैं देश में जो है लड़कियों की काफ़ी कमी होगी और इन सब के कारणों बहुत सी समस्या भी पैदा होगी। भारत में कन्या भ्रूण हत्या एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जिसे स्कूल शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को उनकी परीक्षा के दौरान पूरा निबंध अथवा 1 या 2 पैरा लिखने को भी दिया जाता है। लेकिन यही व्यक्ति जो है आगे चल के
इन सब बातों पे अमल नहीं करते हैं। देखा जाए तो अगर आपके सिलेबस कोई भी कक्षा में आप पढ़ते होंगे, कन्या भ्रूण हत्या के अंतर्गत जो है प्रोजेक्ट भी तैयार करना पड़ता है, लेख भी लिखने पड़ते हैं, ऐसे भी लिखने पड़ते, बहुत चीज़ें करने पड़ते हैं। लेकिन लोग नहीं समझ पाते हैं कि आखिर जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट ने उनको इस तरह की जो है विषय क्यों दिया है। भारत में कन्या भ्रूण हत्या पर निबंध लेखन और पैराग्राफ यहाँ दिए भी गए हैं। यदि दिए गए सभी निबंध और पैराग्राफ बेहद सरल और विभिन्न शब्द सीमाओं में उपलब्ध भी होते हैं। इसका प्रयोग विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी या स्कूली परीक्षा के दौरान अपनी ज़रूरत के अनुसार कर सकता है। यानी देखा जाए तो सरकार ने इसको जो है हर क्षेत्र में प्रावधान किया है कि लोग समझदार बने, उनको इस विषय वस्तु के बारे में जाने और उन चीज़ों से अवगत हों जो हमारे देश में बुराई है। कहते हैं ये इसके लिए सरकार ने बहुत तरह के प्रयत्न किए हैं। लेकिन यहाँ पर तिरपान स्टडी सेंटर का एक विश्वास है कि सरकार के करने से कुछ नहीं होगा। जब तक इंसान की सोच नहीं बदलेगी, जब तक इंसान की समझ नहीं आएगी, जब तक शिक्षा का स्तर ऊंचा नहीं होगा, लोगों में जो कन्या भ्रूण हत्या के प्रति अपनी कुरवैया है उसको बदला नहीं जा सकता। क्योंकि जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी कन्या भ्रूण हत्या नहीं खत्म होगी। क्योंकि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होता है कि लड़कियों के सोच में बदलाव करने की ज़रूरत है। क्योंकि मैंने आपको एक शब्द बताया था कि लड़की ही लड़की की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, और ये सच है, इसमें कोई दो बुराई नहीं है। कोई अगर व्यक्ति घर में अगर लड़की जन्म ले रहा है तो सबसे पहले उंगली उठाने वाला या तो उसकी दादी होगी या उसका नानी होगी, क्योंकि वही उंगली उठाते हैं कि लड़की ने जन्म लिया है। लड़का होता तो कितना अच्छा होता। लेकिन मैं एक ही बात कहता हूँ, लड़का हो चाहे लड़की, माता पिता का जो है ये अभिन्न अंग है और इनको सामान्य अधिकार, सामान्य समाज में रहने का अधिकार सब कुछ देना चाहिए। क्योंकि हम आज आधुनिक युग में हैं, हम पिछड़े हुए नहीं हैं, हमारे पास सब कुछ है। कन्या भ्रूण हत्या आज एक ऐसी अमानवीय समस्या का रूप धारण कर चुकी है जो कई और गंभीर समस्या भी जड़ कर गई है। कन्या भ्रूण हत्या तो हमारे समाज में प्रचलित है, लेकिन इसके कारण कई समस्या भी उत्पन्न हुई है। इसके कारण महिलाओं की संख्या दिन प्रतिदिन घटता ही जा रहा है। भारत में 1901 में प्रति जो है 1000 पुरुषों पर 972 महिलाएं थी। अब देखिए 1901 की एक बात है, यानी जब भारत आज़ाद नहीं था उस समय की स्थिति थी। लेकिन देखा जाए तो वर्ष 1991 में महिलाओं की संख्या यह घटकर 927 हो गई। अब देखिए 1951 की बात करें तो हम आज़ाद भी थे और यहाँ पर हम नए टेक्नोलॉजी के विकास में भी आगे बढ़ रहे थे। अब बढ़ती हुई विकास के चरणों में महिलाओं की संख्या घट गई। तो इसका कारण सबसे बड़ा क्या बना कि आज पढ़े लिखे लोग जो हैं मूर्ख हैं, उनको इस बात की समझ नहीं है। और इसके तो और भी आगे अगर आप जाइएगा तो समझिएगा कि इसमें बहुत ही लोग जो आज कह रहे हैं कि हम आधुनिक युग में हैं, आज भारत सरकार भी अपने जो है पीठ थपथपाती कि हमारी शिक्षा दर जो है 80-90 के आसपास है। लेकिन ये आंकड़ा देख के कहते हैं भारत सरकार को भी समझ में आएगी कि हमारा शिक्षा स्तर बहुत ही नीचा है। कहते हैं वर्ष 1991 से 2011 के बीच में महिलाओं की संख्या में वृद्धि दर्ज जो की गई थी, कहते हैं वर्ष 2011 की जनगणना में प्रति 1000 पुरुषों पर सिर्फ 940 महिलाएं रह गई। अब देखिए ये 1901 और 1991 की अगर तुलना कीजिएगा तो आपको क्या लगता है कि आज हमारा समाज शिक्षित है, समझदार है? यहाँ पर महिलाओं की संख्या 940 रह गई। ये तो कहते हैं हम अभी पढ़े लिखे होने से अच्छा हम जब अनपढ़ थे उस समय हमारी स्थिति अच्छी थी, महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। आज तो हम पढ़ लिख के भी कहते हैं समझदारी की तो हर कसौटी को पीछे छोड़ दिए। कहते हैं समाजी संतुलन के दृष्टिकोण में देखें तो यह वृद्धि पर्याप्त नहीं है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार वर्ष 2013 में भारत में कन्या भ्रूण हत्या कुल 217 मामले दर्ज किए गए। अब देखिए ये मामले वो दर्ज किए गए जिनको लोगों ने दर्ज करवाया, लेकिन वो मामले जो दर्ज नहीं हुए उनका क्या? यहाँ पर सवाल ये उठता है कि यहाँ पर देखिए 2013 में भ्रूण हत्या के जो है कुल 217 मामले दर्ज करवाए गए, वो भी पुलिस स्टेशन में।
लेकिन ना जाने कितने ऐसे घटना थी जिनको दर्ज नहीं करवाया गया, तो उसकी तो कोई पूछ भी नहीं है। तो समझ सकते हो कि भारत में लड़कियों के प्रति कितना घृणा है। और ये माता पिता जो अपने आप को कहते हैं अपने बच्चों के प्रति घृणा जो दिख रही है, वो कन्या भ्रूण हत्या में साफ नज़र आती है। जिनमें सबसे अधिक देखा जाए तो 69 जो है मध्य प्रदेश से जो है ये रिपोर्ट आई थी। मध्य प्रदेश कहते हैं 69%, यानी 69 जो है केस मध्य प्रदेश से आई। वहीं 34% जो है राजस्थान से और 21 हरियाणा से संबंधित थी। देखिए ये सारे आंकड़े वो आंकड़े हैं जो पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाए गए, लेकिन मैं बता दूं कि ये आंकड़े सिर्फ 1% ही है। बाकी के देखा जाए 99% जो थी वो तो केस दर्ज कराई ही नहीं गई, क्योंकि वहाँ पर महिलाओं को मार पीट के जो है नहीं केस दर्ज करवाने की बात की गई, सारी बातें छुपाई गई। ये तो वो घटना थी जो काफ़ी गंभीर बन गई। और इसमें मैं आपको बता दूं कन्या भ्रूण हत्या में सबसे बड़ा हाथ जो है, कहते हैं आज जितने भी हॉस्पिटल हैं जहां पर पढ़े लिखे डॉक्टर सब बैठते हैं, वो पैसा के लालच में पहले जो है गर्भ के बारे में बता देते हैं, जिनके कारण माता पिता पहले ही जो है गर्भपात करवा लेते हैं और इस तरह के जो है कारनामों का अंजाम होता है। तो कन्या भ्रूण हत्या में सबसे बड़ा हाथ जो है पढ़े लिखे लोगों का है, जो आज आधुनिक युग में अपने आप को महानतम समझते हैं। और ये आंकड़ा भी आपको हैरान कर देता है, क्योंकि जब हम आज़ाद नहीं थे, जब भारत इतनी विकसित नहीं था, वहाँ पर चलिए महिलाओं की स्थिति कुछ हद तक तो अच्छी भी थी, लेकिन जब हम 2011 तक आए तो वहाँ पर महिलाओं की स्थिति देख के ही बहुत हैरानी होती है। और दिन प्रतिदिन जो बड़े बड़े शहरों हैं जहाँ पर एजुकेशन 80-90% है, वहाँ तो महिलाओं की संख्या आज के समय में 800 से भी कम है। और देखा जाए तो ये गिरता हुआ स्तर हमारे जो सोच है महिलाओं के प्रति वो गिर रही है। समाज में देखा जाए तो कहते हैं महिलाएं तो देवी का रूप है, ईश्वर का प्रतीक होता है, लेकिन जो ये यहाँ पर जो लिंग अनुपात हमें दर्शा रही है, कहते हैं उनके प्रति सबसे बड़ा घृणा का जो है नज़रिया दिखने को मिलता है। और ये नज़रिया माता पिता का होता है, उनके जो है नानी का होता है, दादी का होता है, जो सही नहीं है। गर्भ से लिंग परीक्षण जांच के बाद बालिका शिशु को हटाना कन्या भ्रूण हत्या होता है, यानी गर्भ से लिंग परीक्षण। देखिए ये सरकार की तरफ से देखा जाए तो लिंग परीक्षण जांच जो होती है कानूनी अपराध होता है और इसके कराने वाले और करने वाले दोनों को सज़ा का प्रावधान है। लेकिन फिर भी ये कहते हैं कानूनी बातें हैं, इसको जो है ज़मीनी हकीकत में कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप किसी को अच्छे खासे पैसे पकड़ाते हो तो वो लिंग परीक्षण भी करेगा और आपको सारी इन्फॉर्मेशन भी देगा। और यहाँ पर देखा जाए कहीं ना कहीं सरकार की जो है ढीली रवैया है। केवल पहले लड़का पाने की परिवार में बुजुर्ग सदस्यों की इच्छा को पूरा करने के लिए जन्म से पहले बालिका शिशु को गर्भ में ही मार दिया जाता है। और मैंने आपको साफ शब्दों में कहा है कि ये सबसे बड़ी बात होती है बुजुर्ग सदस्यों की, और सबसे बड़ी जो है इसमें जो होती है महिलाओं की ही सोच होती है कि उनका जो संतान हो लड़के हों। अब देखिए लड़की जब ये बात सोचती है तो ये कहाँ तक सही रहेगा। ये सभी प्रक्रिया पारिवारिक दबाव खास तौर से पति और ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा की जाती है। कहते हैं ये तो आम बात है कि पति जो होते हैं वो भी यही बात करते हैं, लेकिन देखा जाए तो ये सब गलत है। गर्भपात कराने के पीछे सामान्य कारण अनियोजित गर्भ है, जबकि कन्या भ्रूण हत्या परिवार द्वारा की जाती है। परिवार के हर एक सदस्य कन्या भ्रूण हत्या में जो है उत्तरदायी होता है, क्योंकि एक भी सदस्य जो होते हैं इसके खिलाफ नहीं होते हैं, इसके फेवर में होते हैं। भारतीय समाज में अनचाहे रूप से जब पैदा हुए लड़कियों को मारने की प्रथा सदियों से है, और ये हमारे पूर्वजों से ही ऐसी समस्या रही है। कहते हैं लड़की के प्रति इनकी जितनी घृणा है वो हमारे आज से नहीं है, पुराने समय से है। कहते हैं जब तक पुराने समय के विचारों को नहीं बदला जाएगा हमारे समाज से कन्या भ्रूण हत्या खत्म नहीं होगी। पुराने समय से होना ये बहुत ही चिंता का विषय बन सकता है। लोगों का मानना है कि लड़के परिवार के वंश को जारी रखते हैं, जबकि वे बेहद आसान सी बात नहीं समझते हैं कि दुनिया में लड़कियां ही शिशु को जन्म दे सकती है, लड़के नहीं। ये बात कहते हैं सभी को समझना चाहिए
कि जब लड़कियां नहीं रहेगी तो आगे के जनरेशन कैसे बढ़ेगा। मैं एक ही बात यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि दोनों को जो है सामान्य अधिकार देना चाहिए और माता पिता को ये बात सोचना चाहिए कि वंश सिर्फ लड़के नहीं बढ़ा सकते हैं, लड़कियां भी बढ़ा सकती है। क्योंकि वंश का मतलब यहाँ पर समझना पड़ेगा आपको। वंश का मतलब होता है कि आगे जनरेशन को बढ़ाना। मान लीजिए लड़की है तो लड़की अगर आगे शादी भी कर लेती है तो क्या उसका माँ बाप का नाम चेंज हो जाता है कि माँ बाप का नाम वही रहता है जो उसका माँ बाप का है। क्या वो नाना नानी किसी और को कहने जाएगा या दादा दादी किसी और को कहने जाएगा? ये कहेगा उन्हीं को जिनसे उनका रिलेशन होता है। जर्नल सी बात है। जो लोग ये सोचते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, क्या उनको लगता है कि मरने के बाद उनके नाम आगे बढ़ेगा? संभव ही नहीं है। कहते हैं नाम अगर आपको करना है संसार में तो अच्छे काम कीजिए जिसके कारण आपका नाम बढ़े। आप ये क्या सोचते हो कि लड़के आगे वंश को जारी रखते हैं? क्या लड़कियां का वंश जारी नहीं रहता है? क्या हम मरने के बाद देखने आते हैं कि कौन सा वंश किसका जारी रहता है, कौन हमें कितना कद्र करता है? आजकल तो माता पिता को बच्चे घर में भी रखना नहीं पसंद करते हैं। अगले दिन ही जो है बुजुर्ग आश्रम में भेज देते हैं। तो ये सब क्या है? ये सोच इंसान को बदलने की ज़रूरत है। सिंपल सी बात है। कहते हैं चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, हमें दोनों को एक्सेप्ट करना चाहिए, दोनों को हमें सामान्य शिक्षा देना चाहिए, सामान्य अपॉर्चुनिटी देना चाहिए और समाज में उनका सुरक्षा जो है सुनिश्चित करना चाहिए। कहते हैं अगर लड़कियां बाहर निकलती है तो उनको हजारों तरह के जो है डर दिमाग में बैठा रहता है। कारण क्या है कि हमारे समाज की जो नज़रिया है वो बिल्कुल ही गलत है, गलत भावना है, गलत सोच है। जब तक ये सोच नहीं बदलेगी हमारे समाज में बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। कहते हैं दुनिया में अगर लड़कियां न रहें तो संसार का जो है आगे विकास नहीं हो सकता, संसार खत्म हो जाएगा। इसलिए दोनों का जो है बैलेंस होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। सब प्रथम आपके मन में यही सवाल उठ रहा होगा कि कन्या भ्रूण हत्या क्या है। कहते हैं हम जो मेन टॉपिक कर रहे थे इसमें हमने सर ये बात जानना है कि कन्या भ्रूण हत्या होता क्या है। कन्या भ्रूण हत्या अल्ट्रासाउंड स्कैन जैसे लिंग पहचान परीक्षण के बाद जन्म लेने से पहले मां के गर्भ से कन्या भ्रूण को समाप्त करने गर्भपात की प्रक्रिया है। आप सोचते हो कि जब अल्ट्रासाउंड ऐसे कार्य करता है तो अल्ट्रासाउंड को हटा देना चाहिए। देखिए दोस्तों, आज के समय में जितनी बीमारी है उतने इंसान के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। बीमारी हजारों हैं, हर एक समय है। अल्ट्रासाउंड जो स्कैनिंग की गई, बनाई गई, ये काफ़ी महत्वपूर्ण था, एक जन क्रांति थी। क्योंकि इससे हम गर्भ में हो रहे बच्चों की सारी बातें पता कर सकते थे। उनको कोई तकलीफ़ होती थी, किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती थी तो हमको समय रहते हम सचेत हो सकते थे। लेकिन लोगों ने आज इसका जो है गलत उपयोग करने लग गए हैं। कहते हैं आज हमारे समाज में कोई चीज़ है उसका उपयोग कम कर रहे हैं, दुरुपयोग अधिक कर रहे हैं। और यही बात यहाँ आती है। कन्या भ्रूण हत्या जो है अल्ट्रासाउंड स्कैन जैसे लिंग पहचान परीक्षण के जन्म लेने से पहले जो है माँ के गर्भ में कन्या को समाप्त कर दिया जाता है। इसे हम जो है गर्भपात या कन्या भ्रूण हत्या भी कहते हैं। भारत में कन्या भ्रूण हत्या और यहाँ तक कि कोई भी लिंग पहचान परीक्षण अवैध है। आप कहीं भी चले जाइए वहाँ पर लिखा है कि लिंग की पहचान कानूनी अपराध है। लेकिन लोग पैसे के लालच में वो सारे कार्य करते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। सिर्फ लिख देने से नहीं होता है, लिखा हुआ तो हर चीज़ होता है। कहते हैं जो लिखा होता है ना लोग उसके विपरीत करते हैं। यह उन माता पिता के लिए श्रम की बात होता है जो एक बच्चे के लिए निराश हैं और साथ ही डॉक्टर भी इसके लिए विशेष रूप से गर्भपात कर रहे हैं। और डॉक्टर को तो आज के समय में पैसे बनाना है। कहते हैं आज इस दुनिया में पैसों के लिए इतनी मारामारी चल रही है, भूख लगी हुई है लोगों की, समझ नहीं आती कि इनकी भूख कब शांत होगी। आज मंत्री से लेकर संतरी तक, डॉक्टर से लेके कहते हैं बड़े बड़े लोग तक सब पागल हो रखे हैं इन पैसों के पीछे। और इन पैसों के कारण न जाने वो कितने तरह के अपराध कर रहे हैं जो उनको करना नहीं चाहिए। कहते हैं डॉक्टर तो किसी को जीवन देता है, लेकिन जीवन देने वाला ही अगर जीवन लेने लग जाए तो जीवन देने वालों को कौन भरोसा करेगा। तभी तो आजकल डॉक्टर से भी लोगों का विश्वास उठ गया है।
कहते हैं जो भी व्यक्ति इस तरह की बातें करते हैं, डॉक्टर को फटाक से उसके रिकॉर्डिंग करना चाहिए और पुलिस स्टेशन में इसको जो है बताना चाहिए, क्योंकि ऐसे माता पिता तभी सुधरेंगे। लेकिन जब डॉक्टर ही इस बात को जो है समझेंगे नहीं, पैसा के लालच में इस तरह की अपराध करेंगे, तो जर्नल सी बात है आगे कैसे होगा। मैं एक ही बात यहाँ कहता हूँ कि जो जिसके अधिकार में जो चीज़ होता है उसको करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तो उसको समझाइए, नहीं समझ रहा है तो कहते हैं बहुत से और भी तरीके हैं, लेकिन पैसे के लालच में ऐसा करना सही नहीं है। ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है कन्या भ्रूण हत्या का कारण। कहते हैं कन्या भ्रूण हत्या के कारणों का यहाँ पर हम एनालाइज करेंगे और कारण काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। सब प्रथम अगर हम बात करें कन्या भ्रूण हत्या के कारणों का, तो कहते हैं आम तौर पर माता पिता बेटी नहीं चाहते हैं। आम तौर पर माता पिता, अब देखिए यहाँ पर दो शब्द आया है, माता और पिता। माता कौन होती है? क्या वो बेटी नहीं होती है? पिता भी तो माता से ही जन्म लेती है। तो आम तौर पर ऐसी सोच क्यों? आम तौर पर माता पिता बेटी नहीं चाहते हैं क्योंकि उन्हें बेटी की शादी में दहेज के रूप में एक बड़ी रकम देनी होती है। यहाँ पर मैं सवाल उन सभी लोगों से उठाता हूँ, आपने अगर बेटी को जन्म दिया है, बेटा को जन्म दिया है, तो क्या आपके सारी संपत्ति पर सिर्फ बेटे का अधिकार है? क्या बेटी का अधिकार नहीं हो सकता? कहते हैं अगर हर लोग यही बात समझने लगे, बेटा बेटी को सामान्य समझने लगे और दोनों को ही अपनी संपत्ति में अधिकार दे दें, तो शायद दहेज प्रथा की जो ये रूप, जो कलंकित रूप है, हमारे समाज से हट जाएगी। सबसे बड़ी बात आती है सरकार की एक्शन पे। सरकार तो सिर्फ दिखावा खेल करती है। कहते हैं दहेज प्रथा तो सरकार की नाकों के नीचे होती है, लेकिन सरकार नहीं समझती है। समझना तो आम इंसानों को पड़ेगा कि जिस प्रकार माता पिता के लिए बेटी सामान्य है, उसी प्रकार से बेटा भी सामान्य है। दोनों को समान अधिकार दो, किसी एक को महत्व न दो। क्या आपने सिर्फ बेटे को जन्म दिया है? बेटी को जन्म नहीं दिया है। बेटी कहीं से आई है, पानी में आपने उसको तैरते हुए नजर देखा है और उसको अपने पास ले लिया है। संभवतः नहीं है, आपके ही ये अंश है, आपके ही डीएनए है। तो बेटा और बेटी में अंतर काहे को? देखा जाए तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर शादी में दहेज के रूप में एक बड़ी रकम देना, और वो सारे मैं दहेज लाने वाले लोगों को कहना चाहता हूँ कि आपके भी बेटी हो सकते हैं। अगर आप दूसरे से लोगे दहेज तो जनरल सी बात है, ये आगे परंपरा बढ़ती चली जाएगी। लेकिन अगर आप में सोच बदलेगा तो ये परंपरा ख़त्म हो जाएगी और आपको संसार एक नया रूप में देखेगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। ऐसी धारणा है कि लड़कियां हमेशा उपभोग होती है और लड़के एकमात्र निर्माता होते हैं। ये हमारी पुरानी परंपरा रही है। कहते हैं राजा महाराजा ने आया और उन्होंने देश को एक अच्छा उदाहरण नहीं प्रस्तुत किया। ऐसे राजा को क्या देश में, हमारे देश में गरिमा देना चाहिए, जिन्होंने लड़कियां को हमेशा उपभोग की वस्तु समझा और हमेशा उनका उपयोग गलत किया। कहते हैं राजाओं ने आके अपनी जो है रंगलीला का जो है और भोग विलास का ऐसा लीला रचा कि आम जनमानस में भी लड़कियों के प्रति जो है उपभोक्ता का ही वस्तु समझा जाने लगा और लड़कों को निर्माता समझा जा गया। ये गलत है। कहते हैं किसी चीज़ का जो निर्माण करता है वो निर्माता होता है, लेकिन लड़कियां तो एक नए जीवन का निर्माण करती है। फिर उपभोक्ता कैसे? लड़कियां तो एक नया जीवन का जो है निर्माण करती है, तो लड़कियां उपभोक्ता कैसे? ये सोच में है। कहते हैं इस प्रकार माता पिता समझते हैं कि बेटा जीवन भर पैसा कमाएगा और अपने माता पिता का देखभाल करेगा। मैं प्रश्न उठाता हूँ, क्या ये बात गलत नहीं है? बेटा तो आज शादी करके अलग हो जाता है और माता पिता को अकेला ही छोड़ जाता है, तो ऐसा सोच का क्यों कि पैसा जो है बेटा जीवन भर पैसा कमाएगा और अपने माता पिता का देखभाल करेगा। हालांकि लड़कियों की एक दिन शादी हो जाएगी और उनका एक अलग परिवार होगा। और ये बात यहाँ समझने वाली बात है कि लड़कियाँ अगर शादी करेगी तो जाएगी कहाँ? किसी घर में ही जाएगी ना, वहाँ पर उसके माता पिता भी होगा। तो जर्नल से बात देखिए, अगर आप अपनी बेटियों की हत्या करिएगा, जब वो कोई दूसरी लड़की आपके घर में बहू बन के आएगा तो आपका कदर कैसे करेगा? वो वही हो गया ना बात।
जब आप दूसरे को सम्मान नहीं किए, दूसरी लड़कियों को सम्मान नहीं किया, जब आपने बेटियों को सम्मान नहीं किया, तो आपके घर में जो बेटी आएगी किसी घर का, तो वो आपका सम्मान कैसे करेगा? क्योंकि वो भी तो एक लड़की है, उसके भी तो माँ बाप मारने के फिराक में थे, लेकिन वो आपके घर में लड़की बन के आ गई, शादी करके आपका बेटा लेके आ गया। तो लड़कियों की यदि शादी हो जाएगी तो कहीं ना कहीं तो जाएगी, उनका अलग परिवार कहाँ से होगा? अलग परिवार तो कोई लड़कियां शादी करने के बाद एक दूसरे परिवार में जाती है और आपकी बेटी दूसरे परिवार में जाती है। ये तो लेना देना हो गया। तो दहेज किस लिए और यहाँ पर भ्रूण हत्या किस लिए? भाई संसार का यही रीति है कि एक अपना घर छोड़ता है तो दूसरा आपके घर में आता है। अगर आप अपने बेटी को सम्मान देते हो, इज्जत देते हो, तो जनरल सी बात है आपको भी दूसरे घर से जो लड़की आई है बहू बन के, वो आपको सम्मान देगा। तो ये सोच बदलने की ज़रूरत है। पॉइंट तो यहाँ काफ़ी महत्वपूर्ण बताए गए हैं, लेकिन हमें अमल करने की आवश्यकता है। ऐसा मानता है कि बेटा भविष्य में परिवार का नाम आगे बढ़ाएगा, लेकिन लड़की को पति के परिवार के आगे बढ़ाना होगा। अब देखिए, जब तक यहाँ पर हमारी सोच नहीं बदलेगी तब तक इस विचारधारा को बदला नहीं जा सकता, क्योंकि ये बात गलत है कि बेटा भविष्य में परिवार का नाम आगे बढ़ाएगा, लेकिन लड़की को पति के परिवार के आगे बढ़ाना होगा। ये सोच भी गलत है, ये विचार भी गलत है कि बेटी भी भविष्य में परिवार का नाम आगे बढ़ाएगा। अब देखिए, अगर हम एग्जाम्पल लें, कल्पना चावला की अगर हम बात करें तो भारत की बेटी थी, स्पेस में गई, तो क्या उसका ससुराल वालों के नाम लिया जाता है? आज अगर आप ऐसे लिखते हो तो क्या लिखते हो? उसके माता पिता के नाम नहीं लिखते हो क्या? उसके ससुराल वालों के नाम लिखते हो सारे? तो सोचिए कि विचार कीजिए कि यहाँ भविष्य में लड़कियाँ भी माता पिता का नाम रोशन कर सकती है। ये नहीं होता है कि लड़कियों के शादी करने के बाद वो पति का या पति के परिवारों का नाम का रोशन करेगा। ये गलत है और यहाँ सरकार को भी कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है कि जहाँ पर माता पिता का नाम होगा, पति के नामों से मत बदलो, जो जैसा है रहने दो। ये क्या, जैसे ही शादी हो गया उसके पति का नाम चढ़ गया आधार कार्ड पे? ऐसा क्यों? लड़कों में क्यों नहीं चेंज हुआ कि लड़कों में भी तो पत्नी का नाम आना चाहिए? कहते सरकार की सोच ही यहाँ पर घटिया है, तो क्या किया जाएगा? सोचिए ना, विचार कीजिए। लड़की दूसरे घर में गया, उसके जो है पति का नाम उसका आधार कार्ड पे चढ़ गया, लेकिन लड़का का क्या, आधार कार्ड पे लड़की का नाम चढ़ा? बात तो यहाँ पर उठती है ना, प्रश्न उठती है, सरकार के दो रवैये पे उठती है। कहते हैं जिसका जहाँ नाम है रहने दो, जिसका जो नाम है चलने दो। ये क्या आप पुरुष प्रधान समाज बना रहे हो? आप तो कह रहे हो कि हम 21वीं शताब्दी में हैं, हम विकसित राष्ट्र हैं, लेकिन सोच कहाँ है? आगे की बात करें, माता पिता और दादा दादी के लिए परिवार में बेटी के अलावा एक लड़का पैदा करना समाज में एक प्रतिष्ठा का मुद्दा है। देखिए, यहाँ पर कहीं ना कहीं समाज का ही दो रवैया है, क्योंकि समाज में भी ऐसे लोग हैं जो सही नहीं है। कहते हैं अगर किसी घर में बेटी जन्म लिया है तो क्या है, वो भी तो समाज का एक हिस्सा है। आज अगर किसी को हम बेटा दर्ज देते हैं और यह बेटी कहते हैं तो ये समाज का नज़रिया है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ इसके अंतर्गत। पुराने समय में अपने दादा दादी से पूछिए, नाना नानी से पूछिए कि पहले बैल का कितना कद्र होता था। बैल को लोग कहते जिसके घर में 2 बैल होते थे उनको अमीर समझा जाता था, लेकिन आज आधुनिक युग में देखिए, जो गाय का बछड़ा लड़का है वो रोडों पर घूमता हुआ नजर आएगा, और जो कहते हैं बेटी है उनको लोग सजा के रखते हैं। अगर आपने मदर इंडिया फिल्म देखा होगा तो एक बैल के जोड़ा न होने के कारण जो है अभिनेत्री को जो है हल संभालना पड़ा था और उसमें इतना कद्र था। लेकिन क्या ऐसे अगर हम करते चले जा रहे हैं तो क्या आने वाला समय में लड़के की संख्या अगर बढ़ती रही तो क्या लड़कों का कद्र कम नहीं हो जाएगा? फिर लड़कियों की कद्र बढ़ जाएगा। लोग लड़कियों के लिए दहेज देना शुरू कर देंगे और लड़कियों के लिए जो है मार काट चलने लग जाएगा। तो ये बात हमें समझना चाहिए कि हमें दोनों को महत्व समान देना चाहिए। दोनों ही भविष्य हैं आगे की। और यहाँ पर सबसे बड़ा बात है, समाज जो
प्रतिष्ठा का मुद्दा उठाता है। समाज को ऐसा मुद्दा नहीं उठाना चाहिए। किसी घर में लड़का का जन्म हो चाहे लड़की का जन्म हो, हमें दोनों को सामान्य देखना चाहिए और दोनों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता होती है। आज भारत में जनसंख्या जो इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, कहीं न कहीं कारण जो है हमारे समाज की जो है यही नीति सब है, और इस पे ना तो सरकार काम कर सकती है न कोई कर सकता है। कर सकते हैं सिर्फ आम व्यक्ति कर सकते हैं अपनी नज़रिया बदल के। परिवार की नई दुल्हन पर लड़कों को जन्म देने का दबाव होता है। नई दुल्हन पर लड़कों को जन्म देने का दबाव होता है, इसलिए उसे लिंग पहचान के लिए जाना पड़ता है और लड़की होने पर गर्भपात कराना पड़ता है। और मैं आपको बता दूं, भारत में हर एक 5 सेकंड में 5 मिनट में गर्भपात होता है, और ये सच्चाई आंकड़ा है, इसको आप झुठला नहीं सकते। और ये गर्भपात होता है लड़कियों का, और ये बहुत बड़ी विडंबना है। और ये गर्भपात आप सोचोगे घर में करवाई जाती है, ऐसा नहीं है। ये बड़े बड़े मान्यता प्राप्त हॉस्पिटलों में करवाई जाती है। मैं तो यही बात हैरान हूँ कि इतने बड़े बड़े लोग, इतने पढ़े लिखे इंसान इस तरह के कार्य को अंजाम देते हैं। क्या उनको लज्जा नहीं आती है? शर्म की बात होनी चाहिए कि हमारे देश में इस तरह लड़कियों का गर्भपात होना बहुत दुखदायक परिस्थिति है। समाज में लोगों को अशिक्षा, असुरक्षा और गरीबी की कन्या शिशु बोझ का प्रमुख कारण भी बनता है, और कहीं ना कहीं अशिक्षा का ही मैं ये कारण मानता हूँ। मैंने आपको कई बार बताया है कि सरकार अपने आप को पीठ थपथपाती है कि हमारे देश में शिक्षा का स्तर ऊंचा है, लेकिन मैं यकीन दिलाता हूँ आपको कि हमारे देश में शिक्षा का स्तर सबसे घटिया है। यहाँ पर लोग पढ़े लिखे समझदार नहीं बन रहे हैं, पढ़े लिखे अनपढ़ बन रहे हैं। और असुरक्षा की बात करें तो हमारे समाज में तो सुरक्षा है ही नहीं। कोई भी घटना घट जाएगी, पुलिस वाले आराम से गाड़ी में बैठ के सोए रहते हैं। सरकार ने गाड़ी दे दिया है, एसी लगा दिया है, और ड्यूटी रात की मिलती है, आराम से जाके सो जाते हैं। कहीं अपराध होते हैं, होने दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आराम से निश्चिंत सोते हैं। कहीं ना कहीं हमारी समाज की ये दो रवैया है। और गरीबी तो कहते हैं इस तरह से बढ़ती चली जा रही है कि सरकार तो लगता है कि गरीबी को ख़त्म नहीं कर रही है। सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा है, सिर्फ अमीरों का साथ हो रहा है और अमीरों का ही विकास हो रहा है। आम गरीब लोग तो रोटी के लिए भी तरस रहे हैं, और आने वाला समय में तो उनको रोटी का 2 टुकड़ा भी मिल जाए वो भी बहुत बड़ी बात है। विज्ञान और तकनीकी प्रगति और उपयोगिता में माता पिता के लिए काम बहुत आसान बना दिया है। अब ये टेक्नोलॉजी हमारे सुविधाओं के लिए बनाई गई, लेकिन ये देखा जाए तो हम इसका गलत उपयोग कर रहे हैं। और गलत उपयोग माता पिता नहीं कर रहे हैं, गलत उपयोग बड़े बड़े संस्था कर रही है। आप कोई भी संस्था में चले जाइए, सब जगह लिखा रहता है, बड़े अच्छे से शब्द लिखे रहते हैं, पढ़ के तो मन मुक्त हो जाता है। लेकिन उन्हीं संस्थाओं में सारे कार्य होते हैं, भ्रूण हत्या जैसे कार्य को अंजाम दिया जाता है, जो गलत है। कहते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़े समाज संस्थाएं ऐसे कार्य को कर रही है जो गलत है। लेकिन यह स्त्री विरोधी नज़रिया किसी भी रूप में परिवार तक सीमित नहीं है। भेदभाव के पीछे संस्कृति, मान्यताओं और सामाजिक नियमों का अधिक हाथ होती है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये बात कहीं ना कहीं सत्य है। यदि यह प्रथा बंद करना है तो नियमों को चुनौती देनी होगी। कहते हैं स्त्री विरोधी नज़रिया, क्योंकि स्त्री ही इसका विरोध करती है और गरीब परिवार तक सीमित नहीं है। ये भेदभाव के पीछे संस्कृति, मान्यताएं और संस्कृति नियम का भी हाथ होती है। हम पुराने परंपराओं को जो है अपने साथ चिपका रखे हैं। हम ये नहीं समझ रहे हैं कि अगर हम जिसको मौका देंगे वो आगे अच्छा से प्रगति करेगा, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। हमने पुरानी मान्यताओं को तो अपने कहते हैं जेब में लेके घूमते हैं, और ये आपके परिवार में भी होता होगा। अगर मान लीजिए आपके परिवार में एक लड़का एक लड़की है, लड़की स्कूल अगर जाती है, पढ़ के आती है, तो फटाफट जो है घर के कामों में लग जाती है, बर्तन धोना, कपड़ा धोना, ये सारे कार्य करने लग जाती है। लेकिन लड़के आते हैं तो क्या करते हैं, आके मोबाइल चलाने लग जाते हैं, या गेम खेलने लग जाते हैं, या बाहर जाके मैच खेलने लग जाती हैं। अब ऐसा नज़रिया क्यों? क्योंकि ये हमारी पुरानी परंपरा बनाई गई है। लड़कियां घर के काम करेगी, लड़के जो है ऐश करेंगे। अब ये परंपरा कहीं ना कहीं हमें हटाना पड़ेगा। जो कार्य लड़की करे उनको लड़कों को भी करवाना पड़ेगा, क्योंकि आज समाज चुनौती भरा पूर्ण है।
आज सिर्फ लड़कियों को घर संभालने की ज़रूरत नहीं है, लड़कों को भी समझ आनी चाहिए। दोनों को हमें बराबर शिक्षा देना चाहिए, बराबर समझ देनी चाहिए और दोनों को बराबर मौका देना चाहिए। कहते हैं तभी तो आज लड़कियां पिछड़ती चली जा रही है। जब तक हम पुरानी संस्कृति, पुरानी मान्यताओं को पीछे नहीं छोड़ेंगे, जब तक चुनौती नहीं देंगे, हमारे समाज में कन्या भ्रूण हत्या जैसी समस्याएं प्रतिदिन उठेगी और उठती रहेगी। भारत में स्त्रियों को हिकारत से देखने को सामाजिक आर्थिक कारणों से जोड़ा जा सकता है। भारत में किए गए अध्ययन से स्त्रियों की हिराकर्ता के पीछे 3 कारक दर्शाए गए हैं, जो आर्थिक उपयोगिता, सामाजिक आर्थिक उपयोगिता और एक धार्मिक कार्य। यानी देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह आज स्त्रियों को हिकारत के साथ जोड़ा भी जाता है। आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक कार्यों में भी देखा जाए तो औरतों को ही आगे रखा जाता है। कुछ संस्कृति और सामाजिक आर्थिक नीतियों के कारण पुराने समय से किए जा रहा कन्या भ्रूण हत्या एक अनैतिक कार्य है और भारतीय समाज में कन्या भ्रूण हत्या के नियम निम्न कारण भी देखे जा सकते हैं। ये बहुत से और भी कारण हैं जिसको हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। कन्या भ्रूण हत्या की प्रमुख वजह बालिका शिशु पर बालक शिशु की प्राथमिकता है, क्योंकि पुत्र आय का मुख्य स्रोत होता है, जबकि लड़कियां केवल उपभोग के रूप में देखा जाता है। समाज में ये गलतफहमियां हैं कि लड़के अपने अभिभावक की सेवा करते हैं, जबकि लड़कियां पराया धन होती है। देखिए, जब तक ये बात हम नहीं दिमाग से हटाएंगे कि लड़कियां पराया धन है, तब तक समाज में जो है इस तरह की कुप्रथाओं को समाप्त नहीं किया जा सकता। कहते हैं बालक शिशु हो या बालिका शिशु हो, दोनों को समाज में सामान्य अधिकार देना चाहिए और ये नहीं कहना चाहिए कि लड़कियां पराया धन है। कहते हो कोई पराया धन नहीं है, वो आपके घर का एक प्रमुख उज्ज्वल भविष्य है। अगर आप इसको तराशिएगा तो ये आपके लिए पराया धन न होके ये आपका धन होगा और आपके सेवा में लगी रहेगी और आपको जो है अपने माता पिता होने पर गर्व दिलाएगी। कहते देखा जाए दहेज व्यवस्था की पुरानी प्रथा भारत में अभिभावकों के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। लड़कियां पैदा होने से बचने का मुख्य कारण ये भी बनता है कि दहेज व्यवस्था की पुरानी प्रथाएं जो हमारे समाज में एक गढ़ कर गई है और ये गढ़ कर गई है इतनी गहराई में चली गई है जिससे हमें वरना मुश्किल पड़ रहा है। दहेज प्रथा ने आज हमारी समाज को तहस नहस कर दिया है। कहते हैं पुरुषवादी भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति निम्न है और ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो पुरुषवादी यानी पिता प्रधान समाज है उसमें महिलाओं की स्थिति निम्न रखा गया है। महिलाओं को हर कार्य के लिए टोका जाता है, हर कार्य के लिए मना की जाती है, लेकिन पुरुषों को हर कार्य के लिए प्रोत्साहित की जाती है। तो ये भी कहीं ना कहीं कारण बनता है। देखा जाए तो अभिभावक मानते हैं कि पुत्र समाज में उनके नाम को आगे बढ़ाएंगे, जबकि लड़कियां केवल घर संभालने के लिए होती हैं। और ये बात आज के समय में बदलने की ज़रूरत है कि पुत्र समाज में उनके नाम को आगे बढ़ाएंगे। आज देखा जाए तो मैक्सिमम जो लड़के हैं, मैक्सिमम बच्चे हैं, माता पिता का नाम आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, माता पिता के नाम को डुबा रहे हैं। ऐसे ऐसे गलत कार्य कर रहे हैं जो समाज के लिए भी ठीक नहीं है, उनके घर परिवार के लिए भी सही नहीं है। तो कहाँ से नाम आगे उन्होंने बढ़ा लिया। कहते हैं जब लड़कियों के साथ लड़के बुरे कर जाते हैं तो लड़के कहते हैं माता पिता ये सोचते हैं कि लड़कियों ने नाम डुबा दिया, लेकिन उन्होंने कभी ये बात नहीं सोचा कि लड़कियों के साथ बुरा होने में उन लड़कों का ही हाथ है और वो भी किसी घर के बेटे हैं। कहते हैं यहाँ समाज में नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। गैर कानूनी लिंग परीक्षण और बालिका शिशु की समाप्ति के लिए भारत में दूसरा बड़ा कारण गर्भपात कानून मान्यता है। देखा जाए तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। गैर कानूनी लिंग परीक्षण आज के समाज में एक गढ़ कर गई है और इससे बचना काफ़ी महत्वपूर्ण है। तकनीकी उन्नति ने भी भ्रूण हत्या को बढ़ावा दिया और कन्या भ्रूण हत्या से जुड़े तथ्य भी इसके सबसे बड़े कारण बनते हैं। देखा जाए तो भारत में जो तकनीकी का विकास हुआ है वो भी कन्या भ्रूण हत्या के लिए सबसे बड़ा जिम्मेवार है। कहते हैं पहले के समय में जब 1901 की हमने जो है डाटा भी देखी थी उसमें जो है काफ़ी अच्छी थी, यानी 927 थी। लेकिन जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी हमारे देश का आगे बढ़ा है, हम लोग जो है कन्या भ्रूण हत्या को और आगे बढ़ावा दे रहे हैं और ये गलत है। कहते हैं अगर देखा जाए तो UNICEF की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में सुनियोजित लिंग भेद के कारण
भारत की जनसंख्या से लगभग 5 करोड़ लड़कियां एवं महिलाएं गायब है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, 5 करोड़ लड़कियां और महिलाएं गायब होना एक बहुत बड़ी जो है संकट का सबब बन सकता है आने वाला समय में। और ये आंकड़ा कम नहीं है, 5 करोड़ तो UNICEF ने अपनी जो रिपोर्ट में दी है, लेकिन आज अगर इस रिपोर्ट को देखा जाए तो आज कई गुना बढ़ चुकी होगी। विश्व के अधिकतर देशों में प्रति 100 पुरुषों के पीछे लगभग 105 स्त्रियों का जन्म होता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण में बात है कि विश्व के अधिकतम देशों में जो है 100 पुरुषों के पीछे जो है 105 लड़कियों का जन्म होता है, लेकिन भारत की जनसंख्या में प्रति 100 पुरुषों के पीछे 93 से कम स्त्रियां हैं। यानी देखा जाए तो इसमें भारत सबसे नीचे है और भारत में इस तरह की परिस्थिति जो है आने वाला समय में एक बहुत बड़ी संकट का सबब बन सकता है। कहते हैं इसे विश्व के अधिकतर देशों में जनसंख्या अच्छी कंडीशन में है, लेकिन भारत में ये दिन प्रतिदिन जो है नीचा होता चला जा रहा है। अब इसका कारण क्या है? क्या कहते हैं विश्व में हर जगह शिक्षा का स्तर ऊंचा है या नीचा है, या भारत में ऊंचा या नीचा है? ये आप खुद ही एनालाइज कर सकते हो कि शिक्षा का स्तर किस क्षेत्र में कितना है और क्यों ऐसा हो रहा है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि भारत में अवैध रूप से अनुमानित तौर पर प्रतिदिन 2000 अजन्मी कन्याओं का गर्भपात किया जाता है। देखिए ये तो संयुक्त राष्ट्र का कहना है। कहते हैं विश्व भी हमारे इन चीज़ों को और इन कुप्रथाओं के जो है आनंद ले रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि भारत के लोग सुधरने वाले तो हैं नहीं, और विश्व के लोग हमारी मजाक उड़ा रहे हैं कि हम जहाँ पर कहते ना जाने कितने देवी देवताएं हैं, जो एक स्त्री भी हैं, और हमने इतने सारे जो है महाकाव्य भी देखे हैं, सुने हैं, समझे हैं, जहाँ पर स्त्रियों को इतनी महानता की जो है स्थान दिया गया है। इतने कुछ होने के पश्चात भी हमारे देश में कन्या भ्रूण हत्या होना एक बहुत ही जो है शर्म की बात नज़र आती है, और विश्व हम पे जो है हंसती है, क्योंकि हमारे पास सभ्यता भी है, हमारे पास संस्कृति भी है, फिर भी हमारी सोच दुनिया से कितनी नीची है। कहते हम चांद पे पहुंच गए, माउंट एवरेस्ट पे पहुंच गए, और हम आप सूरज पे भी अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन हमारी सोच अभी भी वही है जो हमारे 100 साल पीछे थे। कहते हैं आज हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो रही है तो कन्या भ्रूण हत्या की है। आज हमारा देश कहते हैं पूरे दुनिया में अपनी जो है पहचान बना ली है और अपने आप को स्थगित किया है, लेकिन हम एक जगह पिछड़ रहे हैं, वो है हमारी देश की जनसंख्या। कहते हैं हमारी देश की जनसंख्या आए दिन बढ़ रही है, और ये बहुत ही चिंता का विषय है। आने वाला समय में भारत में कोई भी जगह कृषि करने के लिए नहीं बच पाएगा। हर क्षेत्र में जो है औद्योगिकरण किया जाएगा, हर क्षेत्र में जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जाएगा, और हर क्षेत्र को जो अर्बनाइजेशन में बदल दिया जाएगा, तो खाने के कुछ भी नहीं मिलेगा। और इसका कहीं ना कहीं हमारे सोच में कहते हैं लड़का और लड़की के प्रति विचारधारा है। जनसंख्या का सबसे बड़ा बढ़ने का कारण भी यही बनता है, क्योंकि हम सोच ये रखते हैं कि हमारा जनरेशन लड़के बढ़ाएंगे। लड़की ने एक ने जन्म ले लिया, हम उसको क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। दूसरी लड़की ने जन्म किया, हम उसको अवॉइड करते हैं। ऐसे करते करते 5-6 लड़कियां हो जाती है, और इस चक्कर में जो है जनसंख्या बढ़ती है। लेकिन जहाँ पर टेक्नोलॉजी है वहाँ पर विपरीत होता है। जहाँ पर लड़की ने देखा गर्भ में लड़की है, उसको कन्या हत्या करवा दी जाती है। लड़की है, हत्या करवा दी जाती है। दोस्तों ये कैसी परंपरा चलती आ रही है कि हम जो है न हम इधर के हैं न हम उधर के हैं। जनसंख्या हमारी देश की सबसे बड़ी समस्या है, और उससे बड़ी समस्या है एजुकेशन, और उससे भी भयंकर समस्या है कन्या भ्रूण हत्या। कहते हैं किसी जीव को जन्म लेने से पहले ही मार देना ये कहीं तक उचित नहीं होता है। गर्भ में अगर माँ के बच्चों की धड़कन स्टार्ट हो जाती है तो उसके जीवन भी शुरुआत हो जाती है। जब इन शुरुआती दौर में किसी की हत्या की जाती है तो इसका मतलब है कि आपने एक बहुत बड़ा पाप किया है, आपने एक इंसान को कत्ल किया है, और कत्ल करने का सज़ा तो आपको पता ही है क्या होना चाहिए। लेकिन ये भारत में
मैक्सिमम माता पिता जो है इस तरह के कार्य को अंजाम देते हैं कि अपने कन्याओं की हत्या करते हैं। और ये आंकड़े भी यहाँ तक दर्शाते हैं कि कन्या भ्रूण हत्या का लिंग अनुपात का अगर हम प्रभाव देखें तो लिंग अनुपात किसी विशेष क्षेत्र में महिलाओं और पुरुषों के अनुपात को दर्शाता है। कन्या भ्रूण हत्या और कन्या भ्रूण हत्या जन्म के बाद बच्ची को मार देना जैसी कई प्रथाओं का लिंग अनुपात पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और इस प्रकार यह बढ़ता है और अनेक सामाजिक बुराइयों को भी साथ में बढ़ावा देता है। कहते हैं दशकीय भारतीय जनगणना के अनुसार भारत की लिंग अनुपात जो थी 107.48 है और इसका मतलब हुआ कि 2019 में प्रति 100 महिलाओं पर सिर्फ 107.48 पुरुष हैं, यानी महिलाओं की संख्या यहाँ पर कम है। 107 पुरुष हैं, उनके पीछे सिर्फ 100 महिलाएं होगी, यानी देखा जाए तो 7 पुरुष जो होंगे अविवाहित रह जाएंगे। इसलिए भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर 930 महिलाएं हैं और ये आंकड़ा बहुत ही चौंकाने वाली है, क्योंकि देखा जाए 1900 हम एक की बात करें तो यही काफ़ी अच्छी थी, लेकिन आज हम जो विकसित है हमारा यहाँ पर आंकड़ा बहुत ही गलत दर्शाती है। भारत में देखा जाए तो 51.80% पुरुष आबादी की तुलना में सिर्फ 48.40% महिला आबादी है, यानी देखा जाए तो यहाँ पर महिलाओं की आबादी बहुत ही कम है, पुरुषों की आबादी कहीं अधिक है। अगर यही अंतर रहा तो आने वाला समय में बहुत ही समस्याओं के साथ भारत को जो है 2-4 हाथ करना पड़ सकता है। और यहाँ पर एक बात और भी आता है कि इससे छुपा हुआ खतरा, कहते हैं विश्व के लिए और भारत के लिए सबसे बड़ी एक छुपी हुई खतरा है और वो खतरा संयुक्त राष्ट्र ने चेताया भी है कि भारत में बढ़ती कन्या भ्रूण हत्या जनसंख्या से जुड़े संकट उत्पन्न कर सकती है। और जहाँ समाज में कम महिलाओं की वजह से सेक्स से जुड़ी हिंसा का या बाल अत्याचार के साथ साथ पत्नी के दूसरे के साथ हिस्सेदारी में बढ़ोतरी हो सकती है और फिर ये सामाजिक मूल्य का पतन कर संकट की स्थिति उत्पन्न कर सकती है। देखिए यहाँ पर छुपे खतरे का यहाँ सबसे बड़ी और संकेत दिया जा रहा है कि आपको पता ही होगा कि भारत में जो है बलात्कार की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जा रहा है और देखा जाए तो सेक्स से जुड़ी हिंसाएं आए दिन बढ़ते ही चले जा रहे हैं। और इवन ये भी देखा गया है कि लोग जो है कहते हैं एक पत्नी के दूसरे के साथ हिस्सेदारी में बढ़ोतरी भी हो सकती है, जो कि बहुत बड़ा यहाँ पर जो है संकट का सबब बन सकता है। आपने महाभारत भी देखा होगा, उसमें भी इस तरह की समस्याएं देखने को मिली है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ आता है। आगे जो हमारे समक्ष टॉपिक आया है भ्रूण हत्या को रोकने के उपाय और सरकार की पहल। देखा जाए तो भ्रूण हत्या को रोकने का उपाय क्या हो सकता है। इस कृतियों की समाप्त करने तथा लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। सरकार द्वारा देश में कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए अपनाई गई बहुआयामी रणनीति में जागरूकता पैदा करने और विधिक उपाय करने के साथ साथ महिलाओं को सामाजिक आर्थिक रूप से अधिक संपन्न बनाने का कार्यक्रम शामिल है। इसमें कुछ उपाय नीचे दिए गए हैं जिन पे हम जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और हर एक पहलू को जो है हम समझेंगे। सर्वप्रथम यहाँ बात यही आती है कि गर्भधारण करने से पहले और बाद में लिंग चयन रोकने और प्रसव पूर्व निदान तकनीकों को नियमित करने के लिए सरकार ने एक व्यापक कानून गर्भधारण से पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक यानी लिंग चयन पर रोक कानूनी जो है 1994 में लागू किया और इसमें 2003 में संशोधन भी किया गया। देखा जाए तो यहाँ पर सरकार के द्वारा बेशक लिंग चयन को जो है कानूनी अपराध घोषित किया गया है, लेकिन बात यहाँ पर है कि सरकार को सबसे पहली बात तो पुराने समय से आ रही सोच विचार को बदलने की ज़रूरत है। कहते हैं कानून यहाँ लाने से कुछ नहीं होने वाला है, कानून तो धरा का धरा है। हर क्षेत्र में देखा जाए तो कानून लागू है, हर क्षेत्र में कानून बनाई गई है, लेकिन कानून पर यहाँ पर अमल करना कहते हैं बहुत ही टेढ़ी खीर है। यहाँ पर बहुत ही टेढ़ा काम है। कानून तो आपको हर क्षेत्र में देखने को मिल जाता है। सरकार ने कानून तो इतनी बना रखी है कि हर एक चीज़ के लिए एक नया अपराध है, नया कानून बना दी गई है। लेकिन कानून को माना जाए तब ना, कानून बनाने से नहीं होता है।
इसको सख्ती से लागू किया जाता है। अब देखिए, गर्भ यहाँ पर देखा जाए तो भ्रूण हत्या का सबसे बड़ा कारण शिक्षा यहाँ बनता है। और सरकार शिक्षा के नज़रियों में देखा जाए तो आप किसी भी सरकारी स्कूल में जाके एनालाइज कर लो, बच्चे 8वीं 9वीं 10वीं क्लास तक भी होंगे लेकिन उनको लिखने पढ़ने नहीं आ रहा होगा। अब देखिए सरकार की शिक्षा का स्तर कितना नीचा है। सरकार शिक्षा को स्तर को दिन प्रतिदिन जो है गिराता चला जा रहा है और इसका कहीं ना कहीं सीबीएसई सबसे बड़ा जिम्मेवार है। सीबीएसई ने अपनी सिलेबस को इतना कम कर दिया है कि लगता नहीं है कि बच्चे कोई किताब पढ़ रहे हैं, लगता है कि पाँचवीं चौथी भी छोड़िए, दूसरी तीसरी क्लास के बच्चों का किताब पढ़ा जा रहा है। इतने सिलेबस काट दिया गया, इतने सिलेबस को गिरा दिया गया कि लगता नहीं है कोई पढ़ा जा रहा है। कैसी समस्या उत्पन्न हो रही है। हम आधुनिक युग में जा रहे हैं कि हम आधुनिक से पिछड़ा युग में आ रहे हैं। इतनी सिलेबस को काट देना बहुत ही गंभीरपूर्ण समस्या है। कहते हैं इतना सरकार को सोचने की अभी ज़रूरत है। मैं तो यही बात कहूँगा, सरकार एक बार एनालाइज करे और सीरियसली इस बात को सोचे। क्या आज के बच्चे का दिमाग एक सॉफ्ट चीज़ की तरह हो गया है कि आपने इतना से अधिक सिलेबस गिरा दिया है? क्या कोरोना वायरस ने आपकी कमर इतनी तोड़ दी है कि आपको सिलेबस इतना घटाना पड़ गया है? ये सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। जब तक शिक्षा का स्तर उच्च नहीं होगा, हमारे समाज में कन्या भ्रूण हत्या जैसी समस्याएं देश से कभी नहीं जाएगा। ये मैं आज कह रहा हूँ और ये 100 साल के बाद भी होगा, क्योंकि ये आम बात है। शिक्षा का स्तर ऊंचा नहीं हो रहा है। कहते हैं आज शिक्षा स्तर ऊंचा है भी नहीं। सरकार इस कानून को प्रभावकारी तरीके से लागू करने में तेजी लाई और इसे विभिन्न नियमों में संशोधित किए, जिनमें गैर पंजीकृत मशीनों को सील करने और उन्हें जब्त करने तथा गैर पंजीकृत क्लिनिकों को दंडित करने का प्रावधान शामिल था। देखिए यहाँ पर सरकार ने क्लिनिकों को दंडित देने का प्रावधान तो किया, लेकिन अगर ये बड़े बड़े सरकारी हॉस्पिटलों में हो तो उसका कोई प्रावधान यहाँ पर नहीं दिया गया। कहते प्रोटोवॉल्स अल्ट्रासाउंड उपकरण के इस्तेमाल का नियमन केवल पंजीकृत परिसर के भीतर अनुसूचित किया गया। कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर एक जिले के भीतर अधिकतम 2 अल्ट्रासाउंड केंद्र पर ही अल्ट्रासोनोग्राफी कर सकता है। पंजीकृत शुल्क बढ़ाया भी गया। देखा जाए तो सरकार ने यहाँ काफ़ी महत्वपूर्ण कदम उठाई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों को आग्रह किया गया कि वो अधिनियम को मजबूती से कार्यान्वित करे और गैर कानूनी तरीकों से लिंग का पता लगाने के तरीकों को रोकने के लिए कदम उठाया। देखा जाए तो स्वास्थ्य मंत्रालय कल्याण के द्वारा भी बहुत से कदम उठाए गए, लेकिन ये जो है बहुत कड़ाई के साथ लागू नहीं हो सका, जिनके कारण कन्या भ्रूण हत्या आज भी हमारे समाज में एक बहुत बड़ा जो है कलंक बन के खड़ा हुआ है। देखा जाए तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने आग्रह किया कि वो लिंग अनुपात के प्रवृत्ति को उलट दे और शिक्षा और अधिकारिता पर जोर देकर बालिकाओं को अनदेखी की प्रवृत्ति पर रोक लगाए। देखिए ये बात सरकार के द्वारा जो भी लगाई गई रूल रेगुलेशन हो, लेकिन जब तक आम इंसानों की बात यहाँ पर नहीं समझ में आएगी तब तक ये सब पर ब्रेक लगना संभव नहीं है। क्योंकि हमारे समाज में एक परंपरा रही है कि घर में जब बहू की आगमन होता है तो लोग ढोल बाजे से स्वागत करते हैं, लेकिन घर में वही नवजात बेटी का आगमन होता है तो सबके हाथ में छुरा और चाकू लेके खड़े रहते हैं और कहते हैं कि एक दहेज प्रथा ने जन्म ले लिया। कहते हैं समाज की जब तक ये कूटनीति नहीं बदलेगी, समाज की जो रवैया नहीं बदलेगा, ना तो स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय कुछ कर सकता है, न मुख्यमंत्रियों का जो है आग्रह कुछ कर सकता है। समाज में जो है रूल रेगुलेशन बदलने की आवश्यकता है। देखा जाए तो स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्यों को संघ और राज्य क्षेत्रों को कहा है कि वो इन कानूनों को गंभीरता से लागू करने पर अधिकतम ध्यान दें। कहते हैं स्वास्थ्य परिवार कल्याण ने तो ये कदम अपनी उठाई है, लेकिन क्या इस कानून पे जो है अमल किया गया है? क्या कन्या भ्रूण हत्या रुकी है? तो यहाँ पर सवाल यही उठता है कि सरकार के द्वारा बहुत से कदम उठाए हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी अमल में नहीं लाया गया है। देखा जाए तो PNDT जो है कानून के अंतर्गत केंद्रीय निगरानी बोर्ड का गठन भी किया गया और इसकी नियमित बैठकें कराई भी जा रही है। देखा जाए दोस्तों तो आज हमारे देश में एक परंपरा रही है
कि जिन मंत्रियों को किसी जो है केंद्र का बनाया जाता है, किसी भी बोर्ड का अध्यक्ष बनाया जाता है, वो मंत्री होते हैं और ये अपने कहते हैं काम से कभी भी ईमानदारी नहीं बरतते हैं। देखा जाए तो हमारे देश में जितने भी मंत्री होते हैं वो अपने कार्यस्थल पे कम और प्रचारों में अधिक लगे रहते हैं या न्यूज़ों में अधिक दिखते हैं। अपने कार्य में कभी भी ये लगन से नहीं करते हैं। ये सारे काम सिर्फ अपने पार्टियों को जिताने में और अपने पार्टियों के ख़त्म करने के षड्यंत्रों में लगे रहते हैं। मैंने कई बार न्यूज़ भी देखा है कि जब मंत्री, उस विभाग के मंत्री अपने विभाग में जाते हैं तो ब्रेकिंग न्यूज़ चलता रहता है कि मंत्री जी अपने विभाग में आए और कर्मचारियों को सुध लिए। अरे किस बात की ब्रेकिंग न्यूज़ है? जबकि वो मंत्रालय उस मंत्री का, विभाग उस मंत्री का, उसको तो प्रतिदिन जाना चाहिए। लेकिन ये मंत्री को कहते दुनिया का सैर करने से मौका मिले तब ना अपने विभाग में बैठ के काम करेंगे और दुनिया की हालातों का जांच करेंगे। हमारे देश में कहते हैं कानून बनाई जाती है सिर्फ मंत्रियों लोगों को जेब भरने के लिए, उनको एक नया पोस्ट देने के लिए। कहते ये अगर सही से काम करे तो शायद इस तरह की गतिविधियां न हो। मैं आपको बता दूं कि बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़े शहरों में ये सारे कन्या भ्रूण हत्याएं आम हो रही है और सरकार इस पे सिर्फ काली पट्टी बांध के खड़ी पड़ी है। देखा जाए तो वेबसाइट पर लिंक चयन के विज्ञापन रोकने के लिए यह मामला संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के समक्ष उठाया भी गया। कहते हैं आज वेबसाइट पे भी सब रोक लगाई गई है लेकिन इसका कुछ भी असर नहीं पड़ा है। हमारे देश में जो भी गलत कार्य होते हैं क्या आज तक रुक सका है सरकार की इतनी सख्ती के बाद भी? कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखिए एक ही बात का मैं एग्जांपल देता हूँ। बिहार में शराब बैन है, तो आपको क्या लगता है कि बिहार में शराब नहीं चलती होगी? चलिए बैन लगाने वाले पर ही हम बात करते हैं। सरकार ने इस पर बैन लगाई है। सरकार में न जाने कितने मंत्री, कितने संतरी होते हैं, क्या उन्होंने शराब को कहते हैं इन सालों के दौरान एक बार भी हाथ नहीं लगाया होगा? क्या उनके पार्टी में शराब का नामो निशान ना रहा होगा? ये आप भी कहोगे कि संभवतः ऐसा है ही नहीं। कहते हैं ये सिर्फ कानूनी बात होती है, कानूनी कार्रवाई होती है और ये कानूनी कार्रवाई किन पे पड़ती है? जो आम गरीब व्यक्ति होते हैं। आम गरीब व्यक्ति के पास में अगर शराब का छोटा सा बोतल भी मिल जाता है तो पुलिस वाले उसके घर के चौखट को जो है मिट्टी तक खोद के ले जाते हैं। तो ऐसा कानून किस काम का जो मंत्रियों के लिए आराम हो और आम गरीबों के लिए सजा का एक अधिकारी हो? कहते हैं जब तक कानून में बदलाव और इसको सख्ती के साथ ईमानदारी से लागू ना किया जाए तब तक समाज नहीं बदलेगा। सरकार में अगर देख लीजिए, अगर मैं आपको एक संकेत देना चाहता हूं कि अमेरिका के संविधान पढ़िए, उसका संविधान सिर्फ आप 1 घंटा में पढ़ लोगे, लेकिन भारत का संविधान पढ़ने में आपको कई दिन लग जाएंगे क्योंकि यहाँ पर नियम ही इतने बने हुए हैं। नियम हजारों लाखों हैं लेकिन एक भी अमल में नहीं है, एक पर भी सख्ती नहीं है। सख्ती तब होती है जब न्यूज़ वाले वहाँ पर पहुँच जाते हैं, नहीं तो उससे पहले सब सोए हुए होते हैं आराम से, निश्चिंत से। तो कन्या भ्रूण हत्या जैसी समस्याएं भारत से कैसे जा सकता है? मैं तो कह दिया इस बात के लिए सरकार एक भी कदम ना उठाएं। अगर लोगों को शिक्षित कर दे, लोगों को समझदार बना दे तब समझ में आएगा। और लोग को तो मैंने पहले ही आपको बताया है कि घर में जब बहू की एंट्री होती है, जब पहला पग पड़ता है तो ढोल बाजे, गाने, डांस चलती है, लेकिन वही कन्या जन्म लेती है तो सबके मुंह पे उदासी छा जाती है। कैसे हमारा समाज है और कैसी हमारी परंपरा है। देखा जाए तो राष्ट्रीय निरीक्षण और निगरानी समिति पुनर्गठन किया गया और अल्ट्रासाउंड विधान जो है संविधान के निरीक्षण में तेजी लाई गई है। कहते हैं बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश में निगरानी कार्य किया गया है। मैंने कहा ना, आप दुनिया के हर क्षेत्र में लगा लीजिए, निगरानी कर लीजिए, लेकिन आपके नाक के सामने ही होगा, लेकिन आप कुछ भी नहीं कर सकोगे। आज मैंने कहा ना, ये सारे जो कर्मकांड हो रहे हैं वो सब के सब बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, बड़े बड़े मान्यता प्राप्त संस्थाओं में हो रहे हैं। आप चाहे बिहार में चले जाओ, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, आप सारे राज्य की गिनती करवा लो, कहीं भी निगरानी नहीं हो रही है। अगर ये निगरानी होती तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का ये सर्वे रहा है कि पर
जो है सालों से में जो है 2000 से अधिक कन्या भ्रूण हत्या होती है। तो चलिए ये तो सिर्फ एक आंकड़ा है, लेकिन वास्तविकता में जब देखा जाए तो लाखों जो है करोड़ों भ्रूण हत्या आए दिन होते रहती हैं और ये बहुत बड़ी आंकड़ा है। तो सिर्फ ये निगरानी सिर्फ नाम की है, इसमें सिर्फ एक नए मंत्री की भर्ती का है और उनके जेब गर्म करने का है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कानून के कार्यान्वयन के लिए सरकार सूचना, शिक्षा और संचार अभियान के लिए राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता दे रही है। अब देखिए ये जो सहायता पहुंच रही है, कहते हैं ना एक बर्फ का समान है। बर्फ को अगर एक हाथ से दूसरे हाथ में लेके जाओगे ना तो अंतिम स्थान पे जो है बर्फ की छोटी सी टुकड़ा पहुंचता है। सरकार ने बहुत से जो है राज्यों को वित्तीय सहायता दिया है, लेकिन कार्य में इसके एक भी रुपया धन जो है खर्च नहीं हुआ है। सब के सब मंत्रियों में ही बट गए हैं। तो सरकार के यहाँ पर पारदर्शिता ही नहीं है। अगर पारदर्शिता होती तो भारत में इतना लिंग अनुपात नीचा नहीं होता। कहते हैं ये सिर्फ कानूनी बात है। आप किसी भी स्कूल में चले जाइए, वहाँ पर बच्चों से पूछिएगा कि आपको क्या स्कूल वाले ने कोई जो है प्रैक्टिकल करवाया, कुछ आपको करके दिखाया, सबका जवाब होता है नहीं के ही होता है। और ये सब सरकारी स्कूलों में होता है। और आपको मैं बता दूं कि सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या अधिक होती है पढ़ने वालों की, लेकिन सरकारी स्कूलों में सरकार बेशक ये कहती है कि हम सुविधाएं देते हैं, लेकिन वहाँ पर सुविधाओं के नाम पर सिर्फ खिलवाड़ होता है। सरकार सिर्फ जो है आम गरीबों जनता को बेवकूफ़ बना रही होती है कि हम हर एक जो है शिक्षा के स्तर के लिए, संचार अभियान के लिए हम राज्यों को वित्तीय सहायता देती हैं। आप जितना मर्जी सहायता दे दीजिए, जितना मर्जी कागजी बातों पर लिख लीजिए, लेकिन ये इसका लाभ किसी भी आम जनता को नहीं हो रहा है। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, अगर बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, माता पिता भेज रहे हैं, तो कम से कम बच्चों को कुछ ज्ञान तो दे दो। लेकिन आप लोगों को तो मोबाइल से छुटकारा मिलेगा नहीं, और बैठ के जो है स्टाफ रूम में गप्पे से छुटकारा मिलेगा ही नहीं। तो बच्चों को क्या शिक्षा दोगे? तभी तो शिक्षा स्तर हमारे देश का गिरता जा रहा है, और इस कारण जो है कन्या भ्रूण हत्या बढ़ता ही चला जा रहा है। देखा जाए तो राज्यों को सलाह दी गई है कि इसके कारणों का पता लगाने के लिए कम लिंग अनुपात वाले जिले, ब्लॉक, गाँव पर विशेष ध्यान दें। उपयोग व्यवहार जो है परिवर्तन संपर्क अभियान तैयार करें और पीसी और पीएनसीडी कानून के प्रावधानों को सरकारी तरीकों से लागू करें। मैंने कहा ना कि सरकार ये भी कर ले, इससे भी कुछ नहीं होने वाला है। जब तक लोगों की सोच नहीं बदलेगी, आप चाहे जिले में, ब्लॉकों में, गांव पर कितने लोगों को क्यों न बैठा दें और ये सरकार के जो है सर पे बोझ बना दें, आपका कानून कभी सफल नहीं होगा। जब तक लोगों की विचार नहीं बदलेंगे, जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे, तब तक ये आप होना संभव नहीं है। और भारत में लिंग अनुपात तो बढ़ती ही चली जा रही है। कहते हैं ये जनसंख्या इतनी बढ़ती चली जा रही है जो कि एक अलार्मिंग रेट पे पहुंच गई है, और देखा जाए तो इसमें स्त्रियों की संख्या घटती चली जा रही है। तो ये सब कारण भी हमारे कुछ गलत रवैया ही हैं। धार्मिक नेता और महिलाएं लिंग अनुपात और लड़कियों के साथ भेदभाव के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में शामिल है। कहते हैं धार्मिक नेता भी होते हैं, महिला लिंग अनुपात को लड़कियों के साथ भेदभाव के खिलाफ चलाए गए अभियान में शामिल है, लेकिन इनका अभियान भी आज सफल नहीं हो सका। देखा जाए तो भारत सरकार और अनेक राज्य सरकारों ने समाज में लड़कियों और महिलाओं की स्थिति का सुधार के लिए विशेष योजना लागू की है। इसमें धन लक्ष्मी जैसी योजनाएं शामिल है। देखिए, मैं आपको एक सरकार की नीति से अवगत कराना चाहता हूं कि सरकार ने लड़कियों के दहेज की प्रथा जो चली आ रही है, उसके लिए सरकार ने एक बड़े कन्या बहुत से ऐसे जो है एजेंसियां, योजनाएं लागू किया है जो दहेज प्रथा को प्रोत्साहित करते हैं। मैंने बहुत से ऐसी योजनाएं सरकार की सुनी है जो मुझे भी हैरान करती है कि सबसे बड़ा जड़ तो सरकार में है, जहां पर उन्होंने जो है दहेज प्रथा को प्रोत्साहित किया है। कहते हैं कन्याओं के विवाह के लिए एक योजना बनाई गई है। अरे भाई, आपने योजना नहीं बनाई है, आपने लड़कियों के लिए धन इकट्ठा करके दहेज प्रथा को प्रोत्साहित किया है। आपने लड़कियों के शिक्षा के लिए आपने धन इकट्ठा करवा लिया, विवाह के लिए इकट्ठा करवा लिया। क्या आपने लड़कों के लिए क्यों नहीं करवाया? क्यों लड़के जन्म से ही अमीर पैदा होते हैं क्या? तो सोचिए सरकार की कितनी अच्छी नीति है कि लड़कियों के लिए न जाने कितने तरह के योजनाएं चलाई गई है कि जब लड़कियां शादी के लायक हो जाएगी तो उनको 4 लाख रुपया मिलेगा। 4 लाख किसके लिए? दहेज देने के लिए। अरे भाई, तो लड़कों पे तो लागू करो। आपने ये बोला होता ना कि ये जो पैसे शादी के लिए नहीं हो के ना लड़की के एजुकेशन के लिए होता तो अच्छा लगता।
सरकार की ऐसी नीतियां जो है आम लोगों को प्रोत्साहित कर रही है कि हम दहेज लेंगे। सरकार ने पहले से ही पैसा जमा करवा रखा है उस लड़की के नाम से। बहुत सी योजनाएं हैं, आप अगर रिसर्च करोगे तो आप खुद ही समझदार हो, समझ सकते हो कि कितनी तरह की योजनाएं सरकार को जो अभी प्रेजेंट में लागू की गई है। लड़कियों के लिए दहेज इकट्ठा करने का प्रावधान किया गया है क्योंकि बाद में माता पिता को झुकना ना पड़े। अरे दहेज प्रथा को आपको ख़त्म करना था, न कि आपको प्रोत्साहित करना था। आपने धन लक्ष्मी जैसी योजनाएं शामिल किए हैं। कहते कानून लागू किया जाना चाहिए और इन नरयुद्ध कृत्य के लिए दोषी पाए जाने के निश्चित रूप में दंड दिया जाना चाहिए। अब देखिए सरकार को कौन दंड देगा इस बात के लिए? सरकार तो खुद प्रोत्साहित कर रही है। आपने ऐसी योजनाएं बनाई क्यों? आप शिक्षा के रिगार्डिंग बनाइए कि लड़कियों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए सरकार पैसे देगी। हाँ, मैं जानता हूँ ये बात कि सरकार हर एक गाँव में, क्षेत्रों में लड़कियों की पढ़ाई के लिए पैसा दे रही है, लेकिन सब एक बात है, कहते हैं वो सब उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। सिर्फ ये बातें कागजी होते हैं। कुछ बच्चों को मिल जाने से सारे बच्चे शिक्षित नहीं हो जाते हैं। देखा जाए तो मेडिकल प्रैक्टिस में ऐसा होने पर लाइसेंस को अस्थायी तौर पर रद्द किया जाए। देखिए ये बात तो समझ में आती है कि अस्थायी तौर पे आप लागू जो इसको रद्द कर दोगे, लेकिन वो व्यक्ति दोबारा से वो काम स्टार्ट कर देते हैं। आपने उनका लाइसेंस रद्द किया है, वो भाड़े पर जब लाइसेंस लाएंगे उनको कौन रद्द करेगा? देखिए दोस्तों, कहते हैं ना, सरकार ने अगर 1000 रूल बनाए हैं ना तो उसको तोड़ने के लिए जो है 50,000 कानून बन गए हैं। कहते हैं किसी व्यक्ति को अगर उसका लाइसेंस आप रद्द कर देते हो, वो के दूसरे बंदे का लाइसेंस लेकर अपना कार्य प्रणाली चलाएगा, वो भी सरकार के नाक के नीचे। तो कहते हैं ना, आज के समाज में कुछ भी सही नहीं है। कहते हैं एक चीज़ गलत होती है तो दूसरा चीज़ नहीं बन जाती है, और इसी कारण से हमारे देश से बुराई भी नहीं जा रही है और न ही हमारा देश जो है प्रगति के उस रास्ते पे पहुंच रही है जहां पर इसको होना चाहिए। विशेष रूप से अबोध लिंग निर्धारण और गर्भपात के चिकित्सा उपकरणों का विपणन प्रतिबंधित भी होना चाहिए। अब देखिए, अगर हम अल्ट्रासाउंड को प्रतिबंधित कर देते हैं तो अल्ट्रासाउंड से न जाने कितने तरह की बीमारियों का हमें समय रहते पता चल जाता है। बात तो यहाँ पर है ईमानदारी बरतने की। हमारे देश में ईमानदार होना एक, कहते हैं ना, कोहिनूर हीरे की समान है। आज देखा जाए तो हर क्षेत्र में बेईमानी, कहते हैं छीन छोड़ चल रही है, और ये सब बड़े बड़े विभागों में हो रही है। आम गरीबों में चलिए छोटी मोटी बात होती है, चलता है, लेकिन बड़े बड़े मंत्री लोग ये सब कर रहे हैं। आज न जाने कितने मंत्री जो है इसी कर्म कांड में जो होते हैं जेल के चक्की पीस रहे हैं। तो हम क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हमारे समाज में तो खुद ही इतने भ्रष्टाचार फैले हुए हैं। अगर अगले पॉइंट पे बात करें हम, तो कहते हैं उन माता पिता पर जुर्माना लगाना चाहिए जो अपनी बच्चियों को मारना चाहते हैं। देखिए ये तो बात सच्चाई है कि जो माता पिता अपने बच्चों को मारना चाहते हैं उनको जुर्माना क्या, उनको सज़ा भी होना चाहिए, क्योंकि किसी की हत्या करना ये कानूनी अपराध नहीं, उनके दिल भी उनको अपराधी मानेगा, क्योंकि किसी की हत्या करना सही नहीं है। लेकिन सबसे पहली बात तो उन माता पिता के विचारों को चेंज करना है कि आपको एक लड़की भी आपको जो है आगे जीवन में जो है आगे बढ़ा सकती है, आपकी लड़की भी आपका जो है वंश बढ़ा सकती है। हमें पुरानी परंपराओं को तोड़ना होगा। कहते हैं पुराने परंपरा में कौन लोग हैं जो आज तक उनका वंशज बढ़ रहा है? अरे भाई, आपने जीवन जी लिया, वही बहुत बड़ी बात है। आप अपनी वंश के बारे में ना सोचो, अभी प्रेजेंट के बारे में सोचो, भविष्य के बारे में सोचना छोड़ दो। भविष्य में जो होगा तो कोई नहीं देखा है। आपके घर में अगर लड़का ही होगा, अगर आपको घर से बाहर निकाल देता है तो कौन सा आपका वंश बढ़ गया है? तो इस विचारों को जो है बदलने की ज़रूरत है, इस पर सोचने की ज़रूरत है। देखा जाए यहाँ पर युवा जोड़ों को जागरूक करने के लिए नियमित रूप से अभियान और सेमिनार आयोजित किए जाने चाहिए। देखिए युवा लोगों को आप जोड़े को जो है जागरूक ना करो, आप सिर्फ एजुकेशन में थोड़ा बदलाव कर दो। सभी को एजुकेशन जो है अच्छे रूप में दो, समझदारी वाले दो, समझ वाली दो। आपका युवा पीढ़ी ऑटोमेटिक सब बातों को समझ जाएगी कि उनका बेटी हो या बेटा हो, दोनों ही उनका अंग है। अपने अंगों को मारा नहीं जाता है, अपने अंगों को जो है अपने सुरक्षित रखा जाता है, सेव किया जाता है। तो ये शिक्षा को में बदलाव की ज़रूरत है, शिक्षा को सख्ती के साथ लागू करने की ज़रूरत है। कहते हैं, देखिए हम आपको एक एग्जाम्पल भी बता सकता हूँ कि बड़े अमीर लोगों में जो होता है 1 या 2 बच्चे ही होते हैं, मैक्सिमम देखा गया है। लेकिन गरीब लोगों में 5-10 बच्चों की प्रावधान आज भी क्यों है? क्योंकि आम गरीब व्यक्ति जो है ये बात को नहीं समझ पाते हैं। बड़े बड़े लोग तो समझ गए हैं, पढ़ लिख के आगे बढ़ गए हैं,
लेकिन आम गरीब व्यक्ति आज भी नहीं समझ पाए हैं कि लड़का लड़की एक समान होता है। उनको सामान्य शिक्षा देने की ज़रूरत है, तभी जाके हमारा देश का भविष्य भी बदलेगा और हमारी जनसंख्या पे भी कंट्रोल होगा। क्योंकि देखा जाए तो आम गरीब बंदे जो है लड़के के आस में एक लड़का के चक्कर में न जाने 10-10 लड़कियों को जन्म दे देती हैं। तो ये हमारे बैलेंस बिगड़ रहे हैं हमारे समाज में। और कितने तो कन्या भ्रूण हत्या भी करते हैं, कितने तो कन्या को भी मार देते हैं, कितने तो कन्याओं को बेच भी डालते हैं। और ये हमारी समाज की मानसिकता है। जब तक एजुकेशन अच्छा नहीं होगा तब तक हमारे समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई है वो ख़त्म नहीं होगा। देखा जाए तो महिलाओं को भी जागरूक होना चाहिए ताकि वह अपने अधिकारों के प्रति अधिक सजग हो सके। महिलाओं को भी जागने की ज़रूरत है। मैंने पहली बार और कई बार कह चुका हूँ मैं कि महिला का सबसे बड़ा दुश्मन महिला ही होती है। कन्या भ्रूण हत्या में कहीं ना कहीं कहते हैं सब परिवार का जो तो होता ही होता है अपराध, साथ में उस औरत का भी होता है जो अपने गर्भ को ख़त्म करने के लिए तैयार हो जाती है। तो देखा जाए सबसे बड़ी बात है महिलाओं को जो है जागरूक होने की ज़रूरत है। महिलाओं को समझने की ज़रूरत है कि जो वो जन्म दे रही है वो भी उसी का पति का अंश है या उसका अंश है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब पुरुष का एक्स क्रोमोसोम जो माता एक्स क्रोमोसोम से मिलता है तो लड़की का उत्पन्न होती है, और जब पिता से वाई क्रोमोसोम लड़की में जाता है तो जर्नल सी बात है लड़कों का जन्म होता है। जब ये दोनों ही जो है पति पत्नियों के क्रोमोसोम से बन रहा है तो इतनी भेदभाव क्यों? साइंटिफिक भी ये बहुत जो है लोगों की सोच को जो है नकारेगा कि ऐसी भावना क्यों, और ऐसी भावना हमारे समाज में होना भी नहीं चाहिए और रखना भी नहीं चाहिए। और कन्या भ्रूण हत्या को प्रोत्साहित करने वाले लोगों पर जो है यहाँ पर दंडित देने के भी जो है सख्ती से प्रावधान होना चाहिए। यदि बात आगे हम करें नियंत्रण के लिए प्रभावकारी उपाय, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि नियंत्रण के लिए प्रभावकारी उपाय क्या हम कर सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महिलाओं के भविष्य के लिए कन्या भ्रूण हत्या एक अपराध और सामाजिक आपदा है। देखा जाए तो हमारे समाज के लिए और भविष्य के लिए कन्या भ्रूण हत्या एक बहुत बड़ा अपराध है। कहते हैं अगर ऐसा न रोका गया इसको तो ये सामाजिक आपदा बन जाएगी। भारतीय समाज में होने वाले कन्या भ्रूण हत्याओं के कारणों का हमें ध्यान देना चाहिए और नियमित तौर पर एक एक करके सभी को सुलझाने की कोशिश करना चाहिए। लैंगिक भेदभाव की वजह से ही मुख्य कन्या भ्रूण हत्या होती है, यानी लड़का और लड़की के चाह ने जो है कन्या भ्रूण हत्या को काफ़ी प्रोत्साहित किया है। इसके ऊपर नियंत्रण के लिए कानूनी शिकंजा होना चाहिए। भारत के सभी नागरिकों द्वारा इसे संबंधित नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। कहते हैं अगर भारत में इस तरह का अपराध न हो, इसलिए हर एक व्यक्ति को ईमानदार बनना चाहिए और जो भी व्यक्ति इस तरह के कार्य करते हैं उन पे जो है शिकंजा कसने की ज़रूरत है, और भी आसान नहीं, कड़ी से कड़ी। और इस क्रूरता में अपराध के लिए किसी को भी गलत पाए जाने पर निश्चित तौर पर सज़ा मिलनी चाहिए, और ये ज़रूरी भी है। कहते हैं जब तक सज़ा नहीं मिलेगी तब तक जो है इनको अकल नहीं आने वाली है। क्योंकि कन्या भ्रूण हत्या एक बहुत बड़ी आपदा का संकेतक हो सकता है, और इतिहास अगर इस तरह रही तो शायद हमारा इतिहास भी हमारा मिट जाएगा। चिकित्सकों को इसमें शामिल होने की स्थिति में उनकी अस्थायी तौर पर लाइसेंस को रद्द कर देना चाहिए। देखिए लाइसेंस तो रद्द कर देना ही चाहिए, साथ में अगर वो कोई भी और तरीके से लाइसेंस प्राप्त करते हैं और वो कोई भी बिजनेस करते हैं इस तरह के, तो उन पर जो है कड़ी से कड़ी जो है सज़ा का प्रावधान करने की ज़रूरत है। क्योंकि आज हमने देखने को मिला है कि चिकित्सकों को अगर लाइसेंस रद्द हो जाती है फिर भी जो है दूसरे के लाइसेंस लेके ये उसी कार्य में फिर से लीन हो जाती हैं, और इसमें कहीं ना कहीं बड़े बड़े लोगों का सपोर्ट भी होता है। और कहते हैं जो व्यक्ति इसको सपोर्ट कर रहे होते हैं उन पे भी कानूनी जो अपराधी के अंतर्गत उन्हें कानूनी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। कहते हैं गैर कानूनी लिंग परीक्षण और गर्भपात के लिए खास तौर से मेडिकल उपकरणों को विपणन को रोकना चाहिए। कहते हैं जो ये वेपन बन चुके हैं, जो गर्भपात के लिए जो मेडिकल उपकरण हैं उन पे कानूनी कार्रवाई होना चाहिए और इनको जो है रोक भी लगाना चाहिए। कहते हैं जो मनुष्य के हितों में है वो चीज़ करने में कोई अपराध नहीं है, और जो गलत है उसको करने में अपराधी
पाए जाने पर उसको कड़ी से कड़ी सज़ा देने का प्रावधान होना चाहिए। और ये सिर्फ बातों में नहीं होना चाहिए, सख्ती से होना चाहिए। आप किसी भी कहीं भी अल्ट्रासाउंड करवाने चले जाओ, वहाँ पर आपको लिखा रहता है कि जो है बच्चा जच्चा का जांच कराना कानूनी अपराध है। लेकिन ये अपराध आज समाज में धड़ल्ले से हो रहा है और इसका कहीं ना कहीं वो बड़े बड़े पढ़े लिखे डॉक्टर होते हैं या बड़े बड़े संस्था होते हैं जो इसमें लगे होते हैं। और ये ना तो देश के भविष्य के लिए अच्छा है, ना आने वाले समय के लिए अच्छा है। कहते हैं उन अभिभावकों को भी दंडित करना चाहिए जो अपनी लड़कियों को मारना चाहते हैं। कहते हैं सबसे बड़ा तो अपराधी माता पिता होते हैं जो लड़कियों को मारने की इच्छा रखते हैं। कहते हैं दोस्तों ये दोनों ही, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों ही माता पिता का ही डीएनए होते हैं और दोनों में सामान्य प्रेम होना चाहिए। कभी भी लड़कियों को बचपन से ये नहीं कहना चाहिए कि लड़कियां पराया धन हैं, क्योंकि बचपन से उनके दिमाग में भी यही घर कर जाता है। उनको लड़का लड़की के समान दोनों को बराबर अधिकार देना चाहिए हर क्षेत्रों में, चाहे घर का काम हो, चाहे बाहर का काम हो या ज़िंदगी में आगे बढ़ने का काम हो, सभी क्षेत्र में दोनों को जो है सामान्य मौका देने की आवश्यकता है। कहते हैं युवा जोड़ों को जागरूक करने के लिए नियमित अभियान और सेमिनार आयोजित करने चाहिए। देखिए कहते हैं युवाओं को तो जागरूक करने की ज़रूरत है, लेकिन अगर हम इसको शिक्षा में ही रखें और शिक्षित व्यक्तियों को कर दें तो शायद हमें जो है जोड़ों को जागरूक करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं यही विद्यार्थी आगे चल के जो है जोड़े बनाती हैं। अगर ये पहले से ही शिक्षित हो जाएंगे तो शायद इस तरह के जो है अपराध से वो घृणा करेंगी। तो इसलिए सरकार को ज़रूरी है कि एजुकेशन सिस्टम को मजबूत किया जाए और एजुकेशन में जो है काफ़ी हद तक लोगों को इस बात के लिए जो जागरूकता करना की आवश्यकता है। महिलाओं को सशक्तिकरण होना चाहिए जिससे वह अपने अधिकारों के प्रति अधिक सचेत हो सके, और महिलाओं को भी सारे अधिकार होने चाहिए जिससे जब भी उनके कोख को अगर कोई नष्ट करना चाहता है तो वो खड़े हो सके और अपने बच्चों की रक्षा कर सके। क्योंकि हमारे समाज में ये देखने को मिला है कि लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं होती है और सारे का सारे आश्रय जो होता है पति के ऊपर होता है। आपने देखा होगा कि स्त्रीवाद जो है बहुत बड़ी समस्या हमारे समाज के लिए है, क्योंकि स्त्री जो है अपने आप को आगे नहीं बढ़ा सकती। स्त्री जो होते हैं, औरतों जो होते हैं वो पुरुषों पर निर्भर होते हैं। अगर ये लड़कियां पढ़ी लिखी होगी, समझदार होगी, तो उनको पता है कि बेटी होने का गौरव कितना महान होता है और वही गौरव को अपने बच्चों से नष्ट नहीं करेंगे। क्योंकि मैंने आपको शुरू से ही बता रहा हूँ कि एक लड़की ही जो है लड़की का दुश्मन होती है। कारण क्या होता है, समाज हालात मजबूर कर देते हैं उनको, इसलिए उनको ऐसा माहौल नहीं मिलना चाहिए, उनको शिक्षित करना चाहिए। मैंने कहा कि अगर लड़कियां शिक्षित होगी और सशक्त होगी और अपने पैरों पर खड़ा होगी तो उन्हें किसी की बातों को मानने की आवश्यकता नहीं रहेगी। वो अपना जीवन जो है सुचारू रूप से चल सकती है और ऐसे अपराध जो कन्या भ्रूण हत्या जैसे अपराध हैं, जो आपदा हैं, उसको रोका जा सकता है और भारत में लिंग अनुपात सामान्य हो सकता है। कहते हैं हमारे लिए दोनों ही महत्वपूर्ण हैं और दोनों ही जरूरी है। तो यहाँ नियंत्रण के लिए हमारे लिए प्रभावकारी उपाय यही है कि माता पिता भी समझें और यहाँ पर सरकार को जो है बहुत ही महत्वपूर्ण एक्शन लेने की ज़रूरत है। हमें ये नहीं कभी करना चाहिए कि घर में बहू की स्वागत करना चाहिए और लड़कियों को जो है जो बेटियाँ आती हैं उन पर चाकू भिराना चाहिए। हमें दोनों को स्वागत करना चाहिए। घर में आ रही जो है बहू को जो है स्वागत करना चाहिए और घर में आई नई नवजात बेटियों की जो है स्वागत करना चाहिए, उनके लिए खुशी मनाना चाहिए। और दूसरी बात ये भी रहता है कि जितना हो सके बच्चों को सामान्य मानना चाहिए और दोनों को सामान्य अधिकार देना चाहिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है 2 बच्चों का ही प्रावधान करना चाहिए। इससे बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये भी रहेगा कि आने वाला जो जनरेशन होगी वो बढ़ेगी अधिक नहीं, क्योंकि हम 2 हमारे 2 ये व्यवस्था सरकार ने हर जगह लिखी है, लेकिन इसकी मान्यता नहीं दी जा रही है क्योंकि लोग जो है शिक्षित नहीं है। लोग आज भी आधुनिक युग में अनपढ़ता की तरह बिहेव करते हैं और लड़का लड़कियों में फ़र्क करते हैं। कहते हैं हमें फ़र्क करने की ज़रूरत नहीं है और सरकार को भी यहाँ एक कदम उठाने की ज़रूरत है कि आधार कार्ड में अगर बच्चों का जिसका भी नाम है कंटिन्यू वही नाम होना चाहिए। ये नहीं कि शादी के बाद उसके पति का नाम आ जाए। तो ये अगर पति का नाम अगर आप करते हो तो पति के ऊपर भी उसके पिता का नाम नहीं होके उसकी पत्नी का नाम होना चाहिए, क्योंकि जब तक ये प्रावधान नहीं चेंज होगा हमारे मन से जो ये लड़का और लड़की का भेदभाव शायद कभी ख़त्म नहीं होगा। तो कहते हैं जितना आज समाज अपराधी है
उतना ही माता पिता अपराधी हैं और उससे अधिक कानून बनाने वाले अपराधी हैं। यहाँ पर हर कोई कटघरे में है। सबको अपनी जिम्मेवारी को समझना चाहिए, तभी जाके जो है कन्या भ्रूण हत्या जो अपराध है उसको समाप्त हमारे देश से किया जा सकता है। तभी हम जो है विश्व में अपना सर गौरव के साथ उठा के कह सकते हैं कि हमारे देश में कन्या भ्रूण हत्या 1% भी नहीं है। देखिए, अगर हम इस पे निष्कर्ष की बात करें, क्योंकि अगर आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, चाहे आप फाइल बना रहे हो, चाहे असेसमेंट बना रहे हो, चाहे आप किसी में ऐसे लिख रहे हो, लेखन लिख रहे हो, तो आपको निष्कर्ष देना ही पड़ेगा, क्योंकि निष्कर्ष महत्वपूर्ण रहता है। निष्कर्ष में यही रहता है कि आपने जो भी यहाँ अध्ययन किया है, हमने तो हर बात को आपको समझाने की कोशिश किया है। अगर इसको निचोड़ के रूप में, कंक्लूजन के रूप में हम देखें तो आगामी आपकी लड़की का नाम है, ठीक है, अतीत आपकी माँ का नाम है, और यह वास्तविकता है कि बालिकाओं के बिना न वर्तमान, न अतीत, न भविष्य, क्योंकि लड़कियां नहीं रहेगी तो न तो वर्तमान रहेगा, न ही अतीत रहेगी और न ही भविष्य रहेगा। कहते हैं वही लड़की है, वही माँ है, वही बहन है, वही बहू है। कन्या भ्रूण हत्या आत्महत्या है, इसलिए बेटी बचाओ और भविष्य सुरक्षित करो। बेटी बचाओ और भविष्य सुरक्षित करो। कन्या भ्रूण हत्या के खतरनाक परिणाम होंगे। जनसांख्यिकीय रिपोर्ट ने भारत को चेतावनी भी दी है कि अगले 20 वर्षों में प्रतिकूल जो है लिंग अनुपात के कारण विवाह बाजार में दुल्हनों की कमी हो जाएगी, और इससे जो होगा मारामारी होगी। एक बहुत बड़ी आपदा से हम जूझ सकते हैं। इसलिए समय रहते अगर हम अपने आप को नहीं समझाएं, न सरकार समझी, न आम जनता समझी, न माता पिता समझे, तो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या आगे जो है सर उठा रहा है। इसको जो है आज ही हमें समझना चाहिए, विचार करना चाहिए, और जितना हो सके इस बात को जो है अमल भी करने की ज़रूरत है। कि कहते हैं लड़का हो चाहे लड़की, दोनों ही माता पिता का अभिन्न अंग होते हैं, और दोनों को ही समाज में अधिकार देना चाहिए, दोनों को ही प्रोत्साहित करना चाहिए, और दोनों का ही स्वागत करना चाहिए, क्योंकि इससे जो होगा हमारा समाज इक्वल होगा। पुरानी परंपराओं पर भी मैं एक प्रकाश डालने की कोशिश करूँगा कि पुरानी परंपराओं को लेके मत चलिए। आज कहते हैं अगर आपके घर में बेटा हुआ है, बड़ा हुआ है, तो जैसे ही वो बड़ा होगा, शादी करेगा, तो आपको घर से बाहर कर देता है, अपनी पत्नी के लेकर अलग रह जाता है। तो बेटा किस बात का बेटा? जब बड़ा होकर मुझे अलग ही कर देगा तो फ़ायदा क्या है इस बेटे का? अगर वो बेटी कहते हैं जो हमें अपने घर संभालते हुए भी मेरा ध्यान रखे, तो वही बेटी मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बन जाता है। इसलिए कन्या भ्रूण हत्या को जितना हो सके रोकने की ज़रूरत है, और ये तब रुकेगा जब बच्चे समझदार होंगे, जब इसको असेसमेंट बनाएंगे, ये वीडियो को सुनेंगे, समझेंगे। और इसके लिए आपका भी ज़रूरत है कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ना जाने इस वीडियो को देख के, समझ के किस व्यक्ति में कौन सी विचारधारा में परिवर्तन हो, शायद आप भी नहीं जानते हो। क्योंकि ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रोजेक्ट के लिए भी, असेसमेंट के लिए भी, और लेखन कार्य के लिए भी, और एग्ज़ाम के क्वेश्चन करने के लिए भी। तो इस समझ में अगर आया, समझ लगी, तो शेयर कीजिए और भविष्य को जो है बचाइए। अगर आप अभी भी शेयर नहीं कीजिएगा तो शायद हम वर्तमान, अतीत और भविष्य को बचाने में संभव नहीं रह सकती। मैं जानता हूं कि मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। जब तक समाज नहीं सब सुधरेगी तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप यही सोचते रहोगे कि समाज आज सुधरेगी, कल सुधरेगी, भविष्य में सुधरेगी, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि समाज हम स्वयं ही हैं। जब तक हम नहीं समझेंगे, समाज नहीं समझेगा, नहीं सोचेगा और नहीं विचार करेगा। और ये तब विचार करेगा जब आप ये वीडियो को शेयर कीजिएगा। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि सबके मोबाइल पे ये वीडियो आ जाए, और कन्या भ्रूण हत्या जैसा घृण अपराध से वो बच सके और अपने भविष्य को भी बचा सके। सोचिए नहीं, जितना हो सके इस वीडियो को जो है अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए, जिससे दूसरे बच्चे भी देख सके, दूसरे व्यक्ति भी समझ सके इस बात को। ठीक है, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको प्राप्त होता रहे एग्ज़ाम के अंतर्गत, कहते हैं क्लास के अंतर्गत, क्योंकि यहाँ पर 8 से लेकर MA तक के बच्चों के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ समझने के लिए है, और ये प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो। इसलिए सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, अभी तिरपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।